करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स में सिर्फ 2-3 क्रिस्टल, वो इतने ज्यादा कि बताओ कि पार्टिकल जो है वो मोशन में रहते हैं किस एनर्जी की वजह से। जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि दुनिया में बूंद या रेत का एक दाना भी सब कुछ मैटर है। ये ना बीच में जो भी पार्टिकल होगा वो चारों तरफ से बंधा हुआ होगा, ये सिर्फ क्या है नीचे की तरफ से बंधा हुआ है। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो हम ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का एक एक लाइन, जो भी एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी की किताबों में दिए गए हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, कुछ एनिमेशंस देखेंगे, तो एक एक मतलब ये पूरा चैप्टर आपका एक ही वीडियो में पूरी तरह कवर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का मॉडर्न इंसान यानी होमोसेपियन आज से करीब 3 लाख साल पहले विकसित हुआ, और ये इंसान हमेशा से ही अपने आसपास की चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। इस उत्सुकता में ही इंसान ने पत्थर रगड़कर आग जलाना सीखा, जमीन पर हल चलाकर खेती करना भी सीखा। यही उत्सुकता उसे जंगली जीवन से निकालकर सभ्यता की ओर ले गई। इस बात ने भी हमें सोचने पर मजबूर किया कि हमारे आसपास जो इतनी वैरायटी की चीजें हैं, अलग अलग शेप, साइज और टेक्सचर की चीजें, ये सब आखिर किस चीज से मिलकर बनी हैं? इस पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज जिस मटेरियल से मिलकर बनी है उसे वैज्ञानिकों ने मैटर का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, पत्थर, बादल, सितारे, पेड़ पौधे और जानवर, यहां तक कि एक पानी की बूंद या रेत का एक दाना भी सब कुछ मैटर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी चीजें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, यानी जगह घेरती हैं, और इनका कुछ न कुछ मास यानी वजन भी है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज जिस मटेरियल से मिलकर बनी है उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, जो भी चीज आपको अपने आसपास नजर आ रही है वो जिस मटेरियल से मिलकर बनी है उसको मैटर कहते हैं। तो मैं इसके नोट्स बनवाता जाऊंगा। ठीक है, जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और सब चीज़ नोट करती जानी है। ठीक है, आपके इस तरह नोट्स भी बन जाएंगे पूरे चैप्टर के। ठीक है, चलिए, तो पहली चीज़ हमने पढ़ी कि इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ जिस मटेरियल से मिलकर बनी है उसे मैटर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, एवरी। ठीक है, तो इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ जिस मटेरियल से मिलकर बनी है उसे मैटर कहते हैं। अब मैटर क्या होता है ये भी आपने पढ़ लिया कि हर वो चीज़ जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो जगह घेरती हो। ठीक है, एनीथिंग दैट इज मास, इसकी भी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, ये आपको नोट करनी है। ठीक है, कोई चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे, या हम कह सकते हैं और हैज़ वॉल्यूम। जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होता है ना। वॉल्यूम आपने मैथ्स में निकाला भी होगा। स्पेस और हैज़ वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो हर वो चीज़ जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो उसको हम मैटर बोलेंगे। अच्छा, तो क्या यूनिवर्स में हर एक चीज़ मैटर है? क्या कोई चीज़ ऐसी भी है जो मैटर नहीं है? हाँ, ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं है, वो भी लिख लेते हैं हम। बताओ क्या क्या हो सकती है ऐसी चीज़ें जो मैटर नहीं है? हमारे थॉट्स, हमारे विचार। ठीक है, जो हम सोचते हैं, ठीक है, हम कुछ कुछ सोचते रहते हैं, हज़ारों चीज़ें हम सोचते हैं पूरे दिनों में, क्या वो मैटर है? नहीं, उसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है ना कुछ, वो हमारे दिमाग में है बस। क्या हमारे, अगर मैं पूछूं आपके थॉट्स 1 किलो के हैं, 2 किलो के, कुछ उसका भार है? नहीं, कुछ मास नहीं है उसका। क्या वो जगह घेरते हैं कितनी, इस कमरे जितनी जगह घेर रहे हैं या क्या? ठीक है, तो थॉट्स हमारे वो मैटर नहीं है ना। थॉट्स के पास, थॉट्स की कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है ना उसके पास मास है, ना उसके पास वॉल्यूम है। और क्या हो सकता है? फीलिंग्स हो सकती हैं। सर मेरे लिए उसको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो फीलिंग्स जैसे कि प्यार है ना, क्या क्या हो सकती है? फीलिंग्स प्यार हो सकती हैं, कोई जगह नहीं घेरती है। आई एम सॉरी टू से, लव इज नॉट मैटर। मुझसे प्यार भी करते हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह भी है? प्यार जगह कैसे घेर सकता है? प्यार तो मैटर ही नहीं है। हेट, आप कहते हो कभी कि उसके लिए मेरे दिल में 2 किलो हेट है, 3 किलो हेट है?
नहीं कोई ठीक है ना, ये भी हमारे विचार ही है ना, लव हेट। और स्मेल, किसी चीज़ की आपको स्मेल बहुत अच्छी लग रही है तो ये स्मेल आना, ये भी एक फीलिंग ही है ना कि इसकी स्मेल अच्छी है, इसकी बुरी है। तो ये चीज़ें भी मैटर नहीं है, ठीक है, इनके पास कोई मास नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है इनका, तो ये चीज़ें मैटर नहीं है, थॉट्स फीलिंग्स, ठीक है ना, इस तरीके की चीज़ें। अच्छा, एयर मैटर है, हवा, हाँ हवा मैटर है, हवा जगह घेरती है भाई, ठीक है, हवा का कुछ ना कुछ वेट भी होता है, ठीक है, तो हवा मैटर है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि एयर जो है वो मैटर ही नहीं है, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि इस पूरे यूनिवर्स में जिस मटेरियल से हर एक चीज़ मिलकर बनी है उसको हम बोलते हैं मैटर। और मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो या और वो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो या उसका कुछ वॉल्यूम हो, दोनों एक ही बातें हैं ना, उसको हम मैटर बोलते हैं। क्या चीज़ें मैटर नहीं है? थॉट्स, ठीक है, विचार हमारे, हमारी फीलिंग्स, प्यार मोहब्बत नफ़रत, ठीक है, कुछ भी और भी चीज़ हो सकती है ना, एंजाइटी, जो भी फीलिंग्स हो सकती हैं, डिप्रेशन, ये सब नहीं है, ठीक है ना। तो चलें हम आगे चलें, ठीक है आगे चलते हैं। जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि दुनिया में इतनी तरह की चीजें किससे मिलकर बनी हैं, तो प्राचीन भारत के फिलोसोफर्स ने भी कुछ अनुमान लगाया। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स की माने तो दुनिया की हर चीज 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी है: स्काई, एयर, फायर, वाटर और अर्थ, जिसे पंच तत्व भी कहते हैं। उनके हिसाब से हर लिविंग और नॉन लिविंग चीज इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अर्ली ग्रीक फिलोसोफर्स का भी कुछ ऐसा ही मानना था। उन्होंने भी यही अनुमान लगाया कि सारी चीजें कुछ बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनी हैं। लेकिन वक्त के साथ साइंस एडवांस हुई और आज के वैज्ञानिकों ने मैटर की प्रॉपर्टीज के आधार पर इसे 2 क्लासिफिकेशन में बांटा है: फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के आधार पर। इस चैप्टर में हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। मैटर के केमिकल नेचर के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स थे, ये जो मैं एनिमेशन वगैरह बना रहा हूँ बीच बीच में, ये आपको कैसी लग रही हैं, ठीक है, एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स थे, उनका क्या मानना था कि कोई भी नॉन लिविंग या लिविंग चीज़ यानी कि मैटर, वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। उनका कहना था कि जैसे कि क्या क्या था बताओ? फायर, अभी पढ़ा ना हमने, अर्थ, और क्या था? एयर, और क्या था? स्काई, ठीक है, और क्या था? वाटर। तो जो पुराने हमारे दार्शनिक थे, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स थे, उनका ये मानना था कि दुनिया की हर एक चीज़, नॉन लिविंग या लिविंग चीज़, वो इन 5 चीज़ों से मिलकर ही बने। इन्हीं 5 चीज़ों को मिलाकर उन्होंने क्या कहा? पंच तत्व, पंच तत्व, ठीक है, पंच तत्व का नाम यहाँ से आया। और जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, ठीक है, उन्होंने भी कुछ कुछ ऐसी ही क्लासिफिकेशन की थी, ठीक है। उनका मानना था कि उन्होंने स्काई को इंक्लूड नहीं किया था। उन्होंने बताई थी कि जो हर एक चीज़ मिलकर बनी है वो इन 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, स्काई नहीं था, ठीक है। फिर बाद में एरिस्टोटल आया, एरिस्टोटल ने कहा कि 5वां एलिमेंट जो है वो आपको वहाँ मिलेगा, हेवनली बॉडीज़ में मिलेगा, ठीक है, वो अर्थ पे नहीं है। और ईथर का नाम उसको दिया उसने, वो पढ़ने मतलब आपको पढ़नी नहीं है इतनी डिटेल में, तो बस आपको याद रखना है कि पंच तत्व दिया था हमारे अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ने। लेकिन आज के टाइम पे हम इस तरह नहीं समझते मैटर को, ठीक है ना। आज के टाइम पे हम इस तरह नहीं समझते कि भाई हर मैटर 5 चीज़ों से मिलकर बना है ना। आज के टाइम पे तो हम एटम मॉलिक्यूल तक पहुंच गए, ठीक है। आज हमारी जो मैटर को समझने का तरीका है वो बहुत अलग है, ठीक है। वो धीरे धीरे अब आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जो हम कहें कि आज की मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है? वो हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं। एक तो है हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एक तो मैटर की, आज जो हमारी क्लासिफिकेशन है। और दूसरा हम क्या देखते हैं आज हम, और दूसरा हम देखते हैं उसका केमिकल नेचर। तो भाई एक मैटर के बारे में हमें जानना है तो हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उसका केमिकल नेचर देखेंगे कैसा है, ठीक है।
अब हम इस तरह क्लासीफाई नहीं करते मैटर को, हम इस तरह उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर हम केमिकल नेचर की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे मैटर की। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है बुक में वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया ना कि हम इस चैप्टर में सिर्फ फिजिकल नेचर की बात करेंगे, केमिकल की बात नहीं करेंगे ना। वो केमिकल नेचर की बात आगे आने वाले चैप्टर्स में हम कर लेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैटर की। तो हमें पढ़ना है मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो क्या आता है? वो ये आता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मजा नहीं आ रहा कुछ, है ना? चलो इसको भी एक्सपेरिमेंट से समझते हैं इस बात को भी। लंबे समय से मैटर के नेचर को लेकर दो स्कूल ऑफ थॉट्स या दो विचारधाराएं रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना था कि मैटर एक लकड़ी के ब्लॉक की तरह कंटिन्यूअस है, जबकि दूसरों का मानना था कि मैटर रेत के दानों की तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि मैटर कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट। चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल है, पार्टिकुलेट है या कंटिन्यूअस, यानी वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है या वो कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए मैंने एक गिलास में पानी ले लिया है, ठीक है। और मैं इसके लेवल को मार्क कर देता हूँ, लगभग यहाँ तक है पानी, ठीक है। मैंने इसके लेवल को ये थोड़ा सा मार्क कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर नमक घोल लेता हूँ, ठीक है। ये ठीक ठाक नमक मैं इसके अंदर घोल रहा हूँ। मैंने इसको थोड़ी देर स्टर किया और सारा नमक जो है वो इसके अंदर घुल चुका है, लगभग सारा नमक इसके अंदर घुल गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नमक घुलने के बाद भी, मतलब पानी के अंदर हम कुछ भी चीज़ डालेंगे तो उसका लेवल ऊपर आना चाहिए, लेकिन नमक घुलने के बाद इसका लेवल जितना था उतने का उतना ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि नमक इसके अंदर पूरी तरह घुल गया। लेकिन ये घुलना क्या है, ठीक है, नमक पानी के अंदर कैसे घुला, इसको भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अब वो सारा नमक कहाँ गया जो हमने पानी में घोला, क्योंकि पानी का लेवल तो बढ़ा नहीं बिल्कुल भी। उसको हम इस तरीके से समझते हैं, मान लो ये जो पार्टिकल्स हैं ये पानी के पार्टिकल्स हैं और ये इस तरफ नमक के पार्टिकल्स हैं। आप देख सकते हैं कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब मैंने पानी के अंदर नमक के पार्टिकल्स को डाला तो वो धीरे धीरे करके इसके अंदर घुल गए। घुलने का क्या मतलब है वो समझते हैं। तो देखो हुआ क्या है कि जो नमक जब हमने पानी के अंदर घोला तो नमक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता चला गया। हमें नमक के दाने बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन जब वो पानी के अंदर गया तो वो और भी ज़्यादा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता गया और पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहाँ जाके सेटल हो गया। इसी को हम कहते हैं कि नमक पानी के अंदर घुल गया। अगर मैटर कंटिन्यूस होता तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में ना टूटता और इस तरह वो कभी घुल भी ना पाता। कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ में घुल ना पाती, जैसे पानी के अंदर हम देखते हैं नमक या चीनी या और कुछ चीज़ें घुल जाती हैं तो वो कभी घुल ना पाती। तो ये एक्चुअली में ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है जो पार्टिकल के लेवल पे जो चीज़ हुई है। जो नमक के पार्टिकल्स थे वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह थी वहाँ जाकर इस तरह सेटल हो गए। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। मैटर कंटिन्यूस नहीं है, मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल में टूट सकता है। तो आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी एक्सपेरिमेंटली कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना है। मैटर इज पार्टिकुलेट नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली समझाई दिया हमने, समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ये मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो हम कह रहे हैं कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है, ये पार्टिकल हैं कितने बड़े? हमने तो देखे नहीं आज तक, ठीक है। हमें बताओ ना कितने बड़े हैं पार्टिकल्स, कितने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, कितने बड़े हैं, ठीक है। हमने तो देखे नहीं आज तक ये मैटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं। तो इसको भी एक्सपेरिमेंटली समझते हैं कि मैटर के पार्टिकल कितने बड़े होते हैं। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन ये पार्टिकल आखिर है कितने छोटे। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम यही आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं वो कितने छोटे हैं, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने कुछ गिलास है, 5-6 गिलास हैं, इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ले लिया। अब मैं पहले वाले गिलास के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स डालूंगा। ये मेरे हाथ में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं, और आप इसको प्लीज़ घर पर ना यूज़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट पॉइजनस होता है, ठीक है, आप इसको घर पर मत इस्तेमाल करें। तो ये मैंने कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स इसके अंदर डाल दिए, बिल्कुल थोड़े से पार्टिकल्स डाले हैं, ठीक है ना, 2-3 क्रिस्टल्स डाले हैं इसके। तो इसको हम अच्छी तरह स्टर कर लेते हैं अब। तो हमने देखा कि 2-3 क्रिस्टल मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के डाले, लेकिन उसी से ये पूरा पानी कैसा हो गया, कलरफुल हो गया, ठीक है, ये देखिए कलरफुल हो गया। अब चलते हैं हम आगे। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर से थोड़ा सा पानी मैं दूसरे गिलास में डालूंगा जिसके अंदर साफ पानी है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं इसको, ये मैंने पानी डाल दिया दूसरे गिलास में, तो ये भी कलरफुल हो गया। अब इस गिलास से मैं दूसरे गिलास में पानी डालूंगा जिसमें साफ पानी है, इसको मैं अलग से डाल लेता हूँ वरना ये इधर भी बिखर जाएगा। तो ये मैंने डाल दिया दूसरे गिलास में पानी, ये भी कलरफुल हो गया। हालांकि रंग थोड़ा हल्का होता जा रहा है, लेकिन गिलासेस हैं कलरफुल। अब मैं इस गिलास से इसके अंदर पानी डालूंगा, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलरफुल हो गया। अब इससे मैं सेम चीज इसके साथ करूंगा। तो अब यहां पर इसे देख के आपको क्या पता चल रहा है कि मैंने 2-3 क्रिस्टल लिए पोटेशियम परमैंगनेट के, और उससे ये पानी भी कलरफुल हो गया, ये भी कलरफुल हो गया, ये भी कलरफुल हो गया, ये भी कलरफुल हो गया, और थोड़ा सा हल्का सा कलर इसके अंदर भी आया। इसका मतलब ये है कि जब मैंने 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के लिए और इस पानी में डाले, तो वो लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए, लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स में, सिर्फ 2-3 क्रिस्टल। वो इतने ज़्यादा क्रिस्टल्स थे कि उसने इस पानी को भी रंग दिया। देखने में तो लग रहा था कि इतने से पार्टिकल्स हैं, है ना, लेकिन वो जब पानी के अंदर गए और जब वो टूटना शुरू हुए तो लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स, जिसने इसको भी रंग दिया। फिर इसके अंदर से मैंने इसके अंदर पानी डाला जिसमें साफ पानी था ऑलरेडी, इसको भी इसने रंग दिया, इसको भी रंग दिया, इसको भी रंग दिया, इसको भी रंग दिया। तो यहाँ से यह अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, ठीक है, कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, ठीक है ना। तो इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, मैटर के पार्टिकल्स, मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आपको आई होप एक्सपेरिमेंटली समझ में आ गया होगा जो हमने एक्टिविटी करी कि मैटर के पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। देखो एग्जैक्टली तो आपको यानी एग्जैक्टली नहीं बताया आपको कितने छोटे होते हैं पार्टिकल, ठीक है, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में आप देखोगे कि नैनोमीटर्स में, आर्मस्ट्रॉन्ग में, इसमें नाप रहे होंगे एटम मॉलिक्यूल को। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लो, जो कि देखा ही आपने, कि मैटर के पार्टिकल्स हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं। हम आपको उसको उससे भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमने माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हमें, ठीक है, इतने छोटे होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वी कांट इवन इमेजिन, ठीक है। तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बस ये 2 ही बातें दी हुई हैं आपकी किताब में, ठीक है। चलिए अब आगे चलें। तो हमने पिछले पार्ट में देखा कि हमने मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। मैं शुरू से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि मैटर क्या होता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि मैटर को किस तरह क्लासीफाई किया जाता है। फिर हमने मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फिर हम देखा वो पार्टिकल कितने बड़े होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अब मैटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम, कि जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर क्या खास बात होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहली चीज़, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। मैटर के पार्टिकल इस तरह जब अरेंज होते हैं तो उनके बीच में कुछ स्पेस खाली रह जाता है, ठीक है ना, कुछ स्पेस उनके बीच में इस तरह खाली रह जाता है, ठीक है, वो हमने देख ही लिया अभी। चलिए अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम मैटर के पार्टिकल्स के बारे में। अगली बात पढ़ते हैं, क्या वो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग।
पार्टिकल मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसको भी अब एक्टिविटी से समझते हैं। ठीक है, अब अगली एक्टिविटी से हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। अब हम 2-3 एक्टिविटी एक साथ करेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो, अब जैसे कि हमने अभी पढ़ी एक पार्टिकल ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक, कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो हमेशा मोशन में रहते हैं। ठीक है ना, तो वही समझने की हम कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अगरबत्ती लेते हैं। ठीक है ना, ये अगरबत्ती है तो इसकी खुशबू थोड़ी बहुत आ रही है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आ रही। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको जला देता हूँ। देखो, जैसे ही मैंने इसको जलाया तो क्या है, इसके पार्टिकल्स अगरबत्ती के, मुझे दूर से खुशबू आने लगी इसकी। ठीक है ना, यहाँ मैं इसको कोने में भी रख दूंगा, कहीं पे कहीं दूर भी रख दूंगा तो मुझे इसकी स्मेल आने लगेगी। तो ऐसा कैसे हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं अगरबत्ती के, वो हवा के अंदर डिफ्यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो हमेशा मोशन करते रहते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको जलाया, जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, ठीक है ना, अभी हम ये भी पढ़ेंगे आगे कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, डिफ्यूजन किसको बोलते हैं वो भी अभी हम समझेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप डिफ्यूजन का मतलब ये समझ लो कि हवा में घुलना। ठीक है, तो ये जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में घुलना शुरू हो गए। ठीक है ना, क्योंकि ये मोशन में है ना लगातार। अगर ये मोशन में ना होते अगरबत्ती के पार्टिकल्स, यानी जहाँ पर है वहीं पर रहते हैं, तो मुझे कभी भी इसकी स्मेल ना आती। तो इसके पार्टिकल जो है हवा में घुलना शुरू हो गए, डिफ्यूज़ होना शुरू हो गए। ठीक है, तो एक तो पहली तो ये एक्टिविटी। अब हम करते हैं इससे अगली एक्टिविटी। इन 2-3 एक्टिविटीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो हमेशा मोशन में रहते हैं, और मोशन किस चीज़ से मोशन कम ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो पहली एक्टिविटी तो थी ये। अब हम करते हैं जितनी भी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है वो मैं सब करवा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो अब करते हैं हम दूसरी एक्टिविटी। अगली एक्टिविटी करते हैं। अगली एक्टिविटी के लिए मैंने क्या किया कि गिलास में थोड़ा सा पानी ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कुछ इंक की ड्रॉप्स डालूंगा। ठीक है, आप कोई भी इंक ले सकते हैं और इसके कुछ ड्रॉप्स हम पानी के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पानी के अंदर इनकी कुछ ड्रॉप्स डाल दी। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, देखता हूँ इसके साथ क्या होता है। मैं इसको बिल्कुल भी छेड़ूंगा नहीं, कुछ भी स्टर नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो इसको 2-3 घंटे के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। A few moments later. तो मैंने इंक डालकर इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। ठीक है, इसको मैंने ना हिलाया ना डुलाया, कुछ नहीं किया, ना इसको स्टर किया। लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि कुछ घंटों बाद इंक जो है पूरी तरह पानी के अंदर मिल चुकी है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी पार्टिकल ऑफ मैटर की, ये पार्टिकल ऑफ मैटर हर टाइम हमेशा जो है कंटिन्यूस मोशन करते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उस मोशन की वजह से ही आपस में मिलते घूमते घूमते इधर उधर घूमते ये पूरी तरह आपस में इंटरमिक्स हो गए। ठीक है, तो जो मैंने अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई पार्टिकल की, कि पार्टिकल जो है पार्टिकल ऑफ मैटर हमेशा मोशन करते रहते हैं, उसका ये आपके सामने प्रैक्टिकल है। ठीक है ना। अच्छा, ये मोशन करते क्यों है? क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो इनको मोशन करने में हेल्प करती है। दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म आती है डिफ्यूजन। ठीक है ना, डिफ्यूजन का मतलब होता है जब कोई दो अलग अलग सब्सटेंसेस के पार्टिकल बिना हिलाए डुलाए खुद ही अपने आप, ठीक है, अपने आप एक दूसरे में घुल जाए, इंटरमिक्स हो जाए, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि अभी हमने पिछले वाली एक्टिविटी में देखा कि अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स थे वो हवा के अंदर डिफ्यूज हो गए, हवा के अंदर घुल गए। ठीक है ना, एक तरीके से। इसी तरह यहाँ पर इंक के पार्टिकल जो थे वो पानी के अंदर इंटरमिक्स हो गए बिना हिलाए डुलाए। ठीक है ना, बिना कुछ किए। वो अब क्योंकि पार्टिकल मोशन में रहते हैं तो वो खुद ही इंटरमिक्स हो जाते हैं बिना किसी यानी अलग से हमें घुमाना नहीं पड़ता, लेकिन टाइम लेता है वो, लेकिन वो हो जाते हैं खुद ही इंटरमिक्स। तो इसकी डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिख लो। आगे बढ़ने से पहले हम पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे और एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो पहले आप डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिख लो। तो बीच में डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी लिख लो। ठीक है ना, ये बीच में एक डेफिनेशन आ गई है तो इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। तो हमने देखा कि ये जो पार्टिकल्स थे ये खुद ब खुद इंटरमिक्स हो गए एक दूसरे में। और वो कैसे हुए वो मैंने अभी तुम्हें दिखाया है ना, रिप्रेजेंटेशन उसकी करके दिखाई कि वो एक मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, दूसरे मैटर के पार्टिकल उसके बीच में जाके सेटल हो गए और खुद ब खुद वो इंटरमिक्सिंग हो गई दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स की। और उस इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, इसको याद कर लेना अपने आप। अब हम नॉर्मली चलते हैं, जहाँ से हम पढ़ रहे थे वहीं पर हम वापस चलते हैं। ठीक है,
चलो, तो अब तक हमने दो बातें पढ़ी। एक तो जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, ठीक है, वो हर टाइम मोशन करते रहते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ी, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो खुद ही एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं। और वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो हमेशा मोशन में रहते हैं, और उस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, है ना, ऑन इट्स ओन, खुद ही खुद हो जाना, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो चलिए अब हम करते हैं एक अगला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये मैंने ठंडा पानी लिया है और ये गर्म पानी है, ठीक है ना, और इन दोनों के अंदर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट डाल देता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट मैंने दोनों के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगा, फिर देखते हैं इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क आता है ना। ये गर्म पानी है, ये ठंडा पानी है, दोनों के अंदर मैंने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, और अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है। A few moments later. तो कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि जो गर्म पानी था उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल पूरी अच्छी तरह घुल चुके हैं, जबकि ठंडे पानी में उतनी अच्छी तरह नहीं घुले पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स। तो ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने ये बात पढ़ी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन करते रहते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये खुद ब खुद एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल में डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, दूसरी बात ये पढ़ी, ठीक है। इन दोनों बातों को दिमाग में रखना। अब आप मुझे ये बताओ कि पार्टिकल जो है वो मोशन में रहते हैं किस एनर्जी की वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है ना। तो जब हमने गर्म पानी लिया तो इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, ठीक है ना। ठंडे पानी के जो पार्टिकल्स थे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम थी, इसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है ना, तो इसके पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे थे। तो इसलिए इसकी वजह से इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी जो डिफ्यूज़ हुए पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल पानी के पार्टिकल में जो डिफ्यूज़ हुए, उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो गई। इस वजह से ये ज़्यादा जल्दी घुल गए। ये भी घुल जाएगा, ठंडे पानी के पार्टिकल्स भी आपस में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत टाइम लेंगे। इसको मुझे 2-3 घंटे 5 घंटे और छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये आपस में पूरी तरह इसकी तरह घुल पाएंगे, ठीक है। तो दोबारा मैं बता देता हूँ कि पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। क्यों मोशन में रहते हैं? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी जिसके पास हीट ज़्यादा होगी, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ये इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला। इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी गर्म पानी की, इसलिए बहुत तेज़ी से मूव किया, और इसका डिफ्यूजन का जो रेट था, डिफ्यूजन मतलब अभी बताया ना मैंने, डेफिनेशन भी लिखवाई, कि जो एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाना, एक दूसरे के अंदर घुल जाना, वो ज़्यादा जल्दी हुआ गर्म पानी के अंदर, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, इसके पास हीट ज़्यादा थी, उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई और ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। क्यों रहते हैं मोशन में? बिकॉज, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी वो जो चीज़ों को मोशन करने में हेल्प करती है। जब कोई चीज़ मोशन में होती है तो हम कहते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। तभी तो ऐसा होता है ना कि घर में जब गर्म खाना बन रहा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसकी खुशबू हमें दूर तक आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और वो ज़्यादा ट्रैवल कर लेती है, आसानी से जल्दी से ट्रैवल कर लेती है, हमारी नाक तक चली जाती है और हमें स्मेल आती है। ठंडे खाने की खुशबू हमें नहीं आती दूर तक। क्यों? क्योंकि ठंडे खाने के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, वो दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती इतनी जल्दी से, एनर्जी कम है ना उसके पार्टिकल्स के पास। तो इस वजह से ठंडे खाने की खुशबू हमें, ये एग्जाम में सवाल भी आता है, एक्चुअली में लिखवा भी दूंगा मैं, कि ठंडे खाने की खुशबू हमें दूर से नहीं आती, जबकि गर्म गर्म खाना जब पक रहा होता है तो हम दूर से ही भूख लगने लग जाती है, हमारे मुंह में राल टपक जाती है। चलो जी, तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स के। तीसरा पॉइंट ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो कोई भी चीज़ आप देख लो, ठीक है, मान लो ये मार्कर है, मार्कर एक मैटर है, ठीक है, ये बात कंफर्म है कि मार्कर एक मैटर है।
ये कुछ ना कुछ जगह भी घेर रहा है, उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। अच्छा, अब ये मैटर है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो अगर इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बांधे ना रखें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो ये तो टूट के बिखर जाएगा। भाई कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस में कैसे है, जैसे मैं हूँ, मैं मैटर हूँ कि नहीं हूँ ना मैं मैटर, क्योंकि मेरा कुछ ना कुछ वजन भी है, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है वजन, ठीक है, और मैं जगह भी घेर रहा हूँ। तो अब मैं भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाऊँ, इसलिए इसका मतलब, तो अगर मैं एग्जिस्टेंस में हूँ तो वो कैसे है एग्जिस्टेंस में, जो मेरे छोटे छोटे पार्टिकल जिनसे मैं मिलकर बनाऊँ वो एक दूसरे को उन्होंने जकड़ा हुआ है, तभी तो मैं एग्जिस्टेंस में हूँ, वरना तो मैं टूट के बिखर जाऊंगा, इस दुनिया की हर एक चीज़ टूट के बिखर जाएगी। ठीक है, हर एक चीज, ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी मैटर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और ये पार्टिकल एक दूसरे को क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांधे हुए होंगे, तभी तो ये इसकी एग्जिस्टेंस है, वरना ये अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के बिखर जाएगा, उनके बीच में अट्रैक्शन ना हो। हाँ, वो बात अलग है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के मैटर के, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए सॉलिड को तोड़ना सबसे मुश्किल है, लिक्विड में से कम, फिर गैस में से कम। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, इसको करवाने के लिए किसी एक्टिविटी की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसमें भी ये 3 पॉइंट्स हैं और ये मैंने अच्छी तरह समझा दिए हैं आपको। अब हम चलते हैं आगे। तो हमारा अगला टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। हम जानते ही हैं कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं। एक तो मैटर सॉलिड स्टेट में भी पाया जा सकता है, लिक्विड में भी, और गैस में भी। वैसे तो मैटर का एक और स्टेट होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट के बारे में आप देखोगे, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है ना, मेरे पास ये एक और मार्कर है, तो ये डेफिनेट शेप होती है इसकी, ठीक है ना, बाउंड्रीज भी डेफिनेट होती है, ये अपनी शेप भी चेंज नहीं करते। ठीक है, इसको मैं अगर कंप्रेस करने की कोशिश करूं तो ये कंप्रेस भी नहीं होते आसानी से। तो इसके बारे में हम कुछ बातें लिख लेते हैं सॉलिड के बारे में। ठीक है, सॉलिड के बारे में हम क्या देखा कि एक तो इनकी सॉलिड्स की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है ना सॉलिड की, आसानी से अपनी शेप नहीं बदलते वो। ठीक है ना, इसके डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। भाई कोई मान लो कोई भी सॉलिड है ना, मैं एक सॉलिड बना देता हूँ यहाँ पर, ये एक सॉलिड है, तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो एकदम साफ साफ नजर आ रही है कि नहीं आ रही तुम्हें इसकी बाउंड्रीज। अब मैं यहाँ पर पानी फैला दूँ, ज़मीन पे पानी फैला दूँ, उसकी बाउंड्री नजर आएंगी तुम्हें, कोई फिक्स बाउंड्री है ही नहीं। सॉलिड की जो बाउंड्रीज हैं वो बिल्कुल फिक्स होती हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है ना, सॉलिड का क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, तो सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। अगर इस मार्कर का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका इसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। ठीक है ना, ये नहीं कि ये थोड़ी देर बाद अपने आप को एक्सपेंड कर लेगा और वॉल्यूम अपना बढ़ा लेगा, ऐसा नहीं होता ना, वो गैसेज करती हैं ऐसा। ठीक है, तो सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और क्या होती है भाई, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। क्या सॉलिड्स कंप्रेस हो पाते हैं, इसको मैं कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सॉलिड कंप्रेस नहीं होते आसानी से, ना के बराबर कंप्रेस होते हैं। ठीक है, और ये अपनी शेप भी चेंज नहीं करते। अगर आप सॉलिड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगा, ये टूट जाएंगे, लेकिन शेप बदलना आसान काम नहीं है सॉलिड की। ठीक है, तो ये थी कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, ये आपको अपनी नोटबुक में उतार लेनी है। कोई आपसे पूछे सॉलिड स्टेट क्या होती है, तो सॉलिड स्टेट वो होती है जिसकी डेफिनेट शेप हो, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हो, फिक्स्ड वॉल्यूम हो, और कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट के बारे में है। लेकिन यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उठते हैं। ठीक है, उन इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमने अभी तक पढ़ा कि सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है, फिक्स बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने पढ़ी सॉलिड्स के बारे में। लेकिन एक रबड़ बैंड के बारे में क्या, रबड़ बैंड लिक्विड भी नहीं है, गैस भी नहीं है, सॉलिड ही है ना रबड़ बैंड, लेकिन इसके बावजूद ये स्ट्रेच हो जाता है।
जबकि हमने तो पढ़ा था कि सॉलिड अपनी शेप भी चेंज नहीं करते। फिर व्हाट अबाउट रबर बैंड, ये तो अपनी शेप चेंज कर रहा है, देखो थोड़ा सा फोर्स लगाया, शेप चेंज कर दी इसने। तो चलिए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। देखो, जब तुम रबर बैंड खींचते हो तो उसकी शेप बदल जाती है, वो लंबा हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम उसे छोड़ते हो वो वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाता है। रबर बैंड भी सॉलिड ठोस ही है, क्योंकि उसके कण आपस में काफी पास पास होते हैं और उसकी अपनी एक फिक्स शेप होती है। बस फर्क इतना है कि इसमें इलास्टिसिटी यानी थोड़ी लचक होती है, यानी इसे खींचने पर थोड़ी देर के लिए शेप बदल जाती है, लेकिन छोड़ने पर यह फिर अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो हाँ, रबर बैंड ठोस है, लेकिन ये एक ऐसा ठोस है जो लचकदार यानी इलास्टिक होता है। तो आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा। ठीक है, रबर बैंड सिर्फ एक फोर्स लगने पर अपनी पोजीशन, अपनी इस जो है शेप चेंज करता है, और जैसे ही फोर्स हम हटाते हैं वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसने अपनी शेप चेंज कर दी, लेकिन जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा ये, क्योंकि ये बहुत इलास्टिक है ना। ये है तो सॉलिड ही, लेकिन इसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत है। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, अपनी शेप को रीगेन करने की जो एबिलिटी होती है उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। वो अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है तो सॉलिड ही, लेकिन क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है तो फोर्स जैसे ही लगता है ये स्ट्रेच होता है, अपनी शेप चेंज करता है और हटाते ही अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हम आंसर लिख लेते हैं। अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर द फोर्स, है ना। रबर बैंड कब अपनी शेप चेंज करेगा, जब इस पर कोई फोर्स लगेगा। एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, जैसी फोर्स हम हटाएंगे वो जिस अपनी शेप में था उसमें वापस आ जाएगा। अगर आपने एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये थी। तो अगला इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास ये आता है, हमने पढ़ा कि सॉलिड की शेप कैसी होती है, फिक्स, लेकिन नमक और चीनी, है ना, शुगर एंड सॉल्ट, जिस बर्तन में हम डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। ठीक है ना, अब इस बर्तन में चीनी है तो चीनी ने इसी की शेप ले ली, किसी में तिकोने बर्तन में डाल देता इसको तो चीनी उसकी शेप में ले लेती। ठीक है, जबकि हमें पता है कि सॉलिड तो शेप बदलते ही नहीं अपने, ये तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि जिस बर्तन में उसको डालो वो उसी की शेप ले लेता है। तो नमक और चीनी, ठीक है, या कोई कहे रेत, मिट्टी, क्या ये सॉलिड है या नहीं है? चलो इसका भी जवाब जानने की कोशिश करते हैं। शुगर और सॉल्ट असल में सॉलिड ही होते हैं। उनके हर इंडिविजुअल दाने की अपनी एक फिक्स्ड शेप होती है। जब तुम इन्हें किसी डिब्बे में डालते हो तो ऐसा लगता है जैसे ये उस डब्बे की शेप ले रहे हों, लेकिन असल में हर एक इंडिविजुअल दाने को देखें तो ये शेप नहीं बदलता, बल्कि दानों का ढेर एक दूसरे पर फिसलकर खाली जगह भर देते हैं। इसीलिए बाहर से देखने पर लगता है कि ये लिक्विड की तरह बिहेव कर रहे हैं, पर असलियत में ये दाने सॉलिड्स हैं। जो चीनी हो या नमक हो, उसका हर एक दाना वो तो सॉलिड ही है भाई। उसका दाना, हर एक दाना अगर तुम देखोगे तो वो सॉलिड ही है। जो वो बहुत सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं, उसके एक एक दाना इकट्ठा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जिस बर्तन में उसको रखा उसी की उसने शेप ले ली। लेकिन इंडिविजुअल दाने को अगर तुम देखोगे, हर एक दाना नमक का या चीनी का, वो होता सॉलिड ही है। तो इसका भी हम आंसर लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ सकता है, इसको लिख लो। ठीक है, तो द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, यानी हर एक दाने को अगर तुम देखोगे तो वो फिक्स रहता है भाई, उसकी शेप नहीं बदलती। चीनी का एक एक दाना अगर तुम देखोगे उसकी शेप नहीं बदलती, लेकिन मतलब अगर हम चाहे तुम उसको हाथ में उठा लो, चाहे तुम उसको किसी प्लेट में रख दो, चाहे किसी जार में रख दो, तो हर एक दाना अगर तुम देखोगे चीनी का, शुगर का, उसकी शेप नहीं बदलती। ठीक है, वो तो जब हम एक साथ रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जिस कंटेनर में चीनी और शुगर को रखा, शुगर को और सॉल्ट को रखा, उसी की शेप ले ली। लेकिन अगर तुम हर एक दाने को देखोगे तो वो सॉलिड है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करता। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल भी हमारा खत्म हो गया। अब तीसरे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास है कि व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज। हमें पता है स्पॉन्ज जिससे हम बर्तन भी धोते हैं, वो होता तो सॉलिड है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको कंप्रेस कर लेते हैं। जबकि हमने क्या पढ़ा था अभी कि सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, सॉलिड तो कंप्रेस नहीं होता। तो ये जो स्पॉन्ज जो होता है जिससे हम कपड़े धोते हैं ना, वो फोम जैसा जो होता है, वो कैसे कंप्रेस हो जाता है, जबकि वो तो सॉलिड है। तो चलिए इसके बारे में भी जानने की हम कोशिश करते हैं अब। स्पॉन्ज भी ठोस ही है, लेकिन उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। जब तुम उसे दबाते हो तो ये खाली जगहें सिकुड़ जाती हैं और हवा बाहर निकल जाती है।
इसी वजह से स्पॉन्ज आसानी से कंप्रेस हो जाता है, लेकिन जैसे ही दबाना छोड़ते हो वो जगहें फिर से फैल जाती हैं और हवा वापस भर जाती है, इसलिए स्पॉन्ज अपनी पुरानी शेप में लौट आता है। मतलब ये कि स्पॉन्ज सॉलिड है, पर उसकी बनावट में बहुत सारे छेद और लचीलापन होने की वजह से इसे दबाया जा सकता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि सॉलिड जो स्पॉन्ज जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप रहती है। जब हम उसको स्क्वीज करते हैं तो सारी हवा बाहर निकल जाती है, और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो हवा वापस उन होल्स में, छोटे छोटे होल्स में घुस जाती है। तो इसका आंसर भी लिख लो। ठीक है, तो अ स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स, हमें पता है कि स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसके अंदर हवा भरी रहती है। जब हम उसको प्रेस करते हैं, स्पॉन्ज को दबाते हैं, ठीक है, तो एयर इज एक्सपेल्ड आउट, हवा सारी बाहर निकल जाती है। स्पॉन्ज को जब हम दबाते हैं ना तो हवा सारी बाहर निकल जाती है, और इस वजह से हम इसको कंप्रेस कर पाते हैं। तो ठीक है, तो स्पॉन्ज जो है वो सॉलिड ही है, बस उसमें बात क्या है कि उसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं, पोरस है वो, तो इस वजह से हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं सॉलिड होने के बावजूद। बाकी और सॉलिड चीज़ों को हम कंप्रेस नहीं कर पाते। तो ठीक है, हमने पढ़ा सॉलिड के बारे में, सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, ये सारी बातें पढ़ी। फिर हमने कुछ क्वेश्चन देखे जो हमें लग रहा था कि एक्सेप्शन की तरह हमें लग रहे थे। ठीक है, कि पहला सवाल हमने देखा कि रबर बैंड सॉलिड होने के बावजूद क्यों स्ट्रेच हो जाता है। दूसरा सवाल हमने देखा कि सॉल्ट और शुगर सॉलिड होने के बावजूद उस कंटेनर की शेप क्यों ले लेते हैं जिसमें उनको रखा जाता है, जबकि सॉलिड तो चेंज करता नहीं है शेप। तीसरी चीज़ हमने देखी कि स्पॉन्ज जो होता है वो सॉलिड होने के बावजूद कंप्रेस क्यों हो जाता है, जबकि सॉलिड तो कंप्रेस होता नहीं। तीनों के हमने रीज़न जानने की कोशिश करी, तो हमारे यहाँ सॉलिड स्टेट खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं लिक्विड स्टेट की तरफ। ओके, तो अब हम चलते हैं लिक्विड स्टेट के ऊपर, ठीक है ना। लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो लिक्विड स्टेट के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट जो है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ठीक है, कोई फिक्स शेप नहीं होती लिक्विड की। भाई इस बोतल में पानी है, ठीक है ना, जब पानी इस बोतल में था तो वो पानी ने इसकी शेप ले ली, फिर मैं पानी को इस गिलास में डाल दूं तो वो इस गिलास की शेप ले लेगा। तो इसकी कोई फिक्स शेप, सॉलिड की तरह इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ठीक है ना, पहली चीज। तो इसकी शेप तो फिक्स नहीं होती, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इसका क्या मतलब होगा सोचते हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है ना। मान लो इस बोतल के अंदर आधा लीटर पानी है, ठीक है। लीटर किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की यूनिट है लीटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब भी है, मीटर क्यूब भी है, लीटर भी वॉल्यूम ही की यूनिट है, ठीक है ना। तो मान लेता हूं मैं इस बोतल में आधा लीटर पानी है, आधा लीटर, ठीक है ना। तो इस बोतल के अंदर जो वॉल्यूम है पानी का वो कितना है? आधा लीटर। अब उस आधे लीटर पानी को मैं इस गिलास में डाल दूं तो क्या पानी का वॉल्यूम, तो क्या पानी 1 लीटर हो जाएगा? इस गिलास में जाने के बाद आधा लीटर ही रहेगा ना। तो यानी इसका जो वॉल्यूम है पानी का वो फिक्स रहा। चाहे मैं ज़मीन पे बिखेर दूं तो ज़मीन पे जो बिखरा हुआ पानी होगा उसका वॉल्यूम भी आधा लीटर ही होगा। तो इसकी शेप तो फिक्स नहीं रहती वॉल्यूम की, लेकिन शेप तो फिक्स नहीं रहती लिक्विड की, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। इसको चाहे किसी भी बर्तन में डाल दो, इसमें आधा लीटर पानी है तो गिलास में डालने के बाद भी आधा लीटर ही रहेगा इसके अंदर पानी, ठीक है ना। वो 1 लीटर नहीं हो जाएगा। तो वॉल्यूम की कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। चलिए आगे चलें। इसकी फिक्स शेप नहीं होती तो क्या होती है फिर? यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो आप, दे टेक अप द, ये मैं बिल्कुल आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं जिससे आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट हम समझेंगे अच्छी तरह, लेकिन जो हम लैंग्वेज है वो एनसीईआरटी की लिखेंगे, ठीक है ना। दे टेक अप द शेप ऑफ, इसलिए मैं अपनी तरफ से नहीं लिखवा रहा, ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहा, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर in which they are kept, ठीक है। इसको जिस कंटेनर में रखो, जब ये बोतल में रहेगा लिक्विड,
तो बोतल की शेप ले लेगा, गिलास में रखोगे गिलास की शेप ले लेगा, किसी और चीज़ में रखोगे किसी और चीज़ की शेप ले लेगा, तो उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ठीक है ना मेरी बात। अच्छा, लिक्विड की एक खास बात और है। अभी हमने पीछे एक्टिविटी करी थी जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो पानी के अंदर डाले, ठीक है ना, करी थी ना हमने अभी हमने एक्टिविटी। तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो कैसे थे, सॉलिड्स थे, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में थे ना। तो उसको पानी में डाला तो वो क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखवाई थी ना अभी, यानी आम भाषा में कह लो कि डिजोल्व हो गए उसके अंदर। अच्छा, फिर हमने इंक डाली थी ब्लैक कलर की। इंक किस फॉर्म में थी, लिक्विड फॉर्म में, वो भी पानी के अंदर घुल गई। पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स भी घुल गए जो कि सॉलिड थे। लिक्विड के मतलब पानी के अंदर वो ब्लैक इंक भी घुल गई। और समुंदर के अंदर जो मछलियाँ होती हैं वो कैसे सांस लेती हैं, समुंदर का जो पानी होता है, ठीक है, उसके अंदर ये मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं। ये मछली, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, कैसे सांस लेती हैं, क्योंकि पानी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, ठीक है, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। इस वजह से जो मछलियाँ वगैरह या एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो सांस ले पाते हैं पानी के अंदर। अब समझो ध्यान से, पानी के अंदर एक सॉलिड चीज़ भी घुल गई, पोटेशियम परमैंगनेट, पानी के अंदर एक लिक्विड चीज़ भी घुल गई, है ना। या इसको मैं ऐसे कहूँ कि लिक्विड के अंदर एक सॉलिड चीज़ भी घुल गई, पोटेशियम परमैंगनेट, लिक्विड के अंदर एक लिक्विड चीज़ भी घुल गई, ब्लैक इंक जो हमने डाली थी, लिक्विड के अंदर गैस भी घुल गई। जैसे कि हम देखते हैं मछलियाँ कैसे सांस लेती है, क्योंकि लिक्विड मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है। तो लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डिफ्यूज़ हो सकता है, लिक्विड के अंदर लिक्विड भी डिफ्यूज़ हो सकता है, लिक्विड के अंदर गैस भी डिफ्यूज़ हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही डिफ्यूज़ हो सकते हैं लिक्विड्स के अंदर। बात समझ में आ गई। तो ये था लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड स्टेट भी हमारी खत्म हो चुकी है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवाया था, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। जिस चीज़ में इसके अंदर जिस चीज़ के अंदर इसको डालोगे, जिस कंटेनर के अंदर, उसी की शेप ही ले लेगा। लेकिन हाँ, लिक्विड के वॉल्यूम फिक्स होता है, वो बताया था मैंने भी एग्जाम्पल। ये दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। जिस कंटेनर के अंदर तुम लिक्विड को रखोगे उसी की शेप ही ले लेगा। और लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही डिफ्यूज हो सकते हैं, या बिल्कुल आम भाषा में कहूँ तो तीनों ही चीज़ घुल सकती है। पानी के अंदर सॉलिड भी घुल जाएगा, लिक्विड भी घुल जाएगा, है ना। लिक्विड के अंदर सॉलिड भी घुल जाएगा, लिक्विड के अंदर लिक्विड भी घुल जाएगा, लिक्विड के अंदर गैस भी घुल जाएगी। तो हमारा लिक्विड स्टेट खत्म। अब हम चलते हैं गैसियस स्टेट की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं गैसियस स्टेट की तरफ। तो गैस के बारे में, गैस की कोई शेप होती है फिक्स? नहीं, नो फिक्स्ड शेप। गैस की कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है ना। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और वो रैंडमली ऐसी मोशन करते रहते हैं दूर दूर, तो उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। इसका कोई वॉल्यूम फिक्स होता है? नहीं, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। क्यों, कैसे, इसको समझते हैं। इसे समझने से पहले एक अगला पॉइंट देखते हैं। इसकी कंप्रेसिबिलिटी जो है, इसको हम कह सकते हैं वेरी कंप्रेसिबल, या हम ऐसे बोल दें इसको हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, मान लो ये है गैस, इतने दूर दूर हैं इसके पार्टिकल्स। अभी इसका वॉल्यूम कितना है? अभी इसका वॉल्यूम है इतना, जो भी जगह घेर रही होगी है, ठीक है ना, इसका इतना वॉल्यूम है, ठीक है ना। ये एक वॉल्यूम है इसका, इसके अंदर है गैस के पार्टिकल। अब क्योंकि ये कंप्रेसिबल इतने ज़्यादा हैं तो इसको कंप्रेस करेंगे तो ये पास पास में आना शुरू हो जाएंगे। ये आ जाएंगे इतने से हिस्से में कंप्रेस होकर, ये कुछ ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम चेंज कर लिया कि नहीं कर लिया? जो इतना सारा वॉल्यूम घेर रहे थे, इतनी ज़्यादा जगह घेर रहे थे, जो जगह ज़्यादा घेरेगा उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जगह घेर रहे थे इतनी ज़्यादा पहले, अब इतनी सी जगह में आ गए। क्यों आ गए इतनी सी जगह में? क्योंकि कंप्रेसिबल बहुत ज़्यादा थे ना, ये कंप्रेस होने की एबिलिटी थी इनके अंदर, ठीक है। तो ये कंप्रेस बहुत आसानी से हो जाते हैं।
अच्छा, इसी वजह से आपने देखा होगा कि गुब्बारे भरने वाला आता है ना, गुब्बारा भरने वाला ऐसा सिलेंडर लेके आता है अपने साथ साइकिल पे बांध के ना, वो जो गुब्बारे भरता है फिर गुब्बारे हवा में उड़ जाते हैं ना, तो वो इतने सा सिलेंडर लेके आता है छोटा सा, और उससे वो पता नहीं कितने पूरे दिन गुब्बारे भर देता है। कैसे? गुब्बारों में इतने इतने बड़े गुब्बारे होते हैं, है ना, और उसके अंदर इतनी सारी हवा होती है गुब्बारों के अंदर, और वो इतनी से सिलेंडर से भर देता है इतने सारे गुब्बारे। कैसे? क्योंकि जो सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके रखी हुई है एक जगह, और जब वो गुब्बारों के अंदर भरती है तो वो एकदम एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है ना, मतलब इतना सा वॉल्यूम, मतलब इतना सा वॉल्यूम मान लो सिलेंडर के अंदर से निकला है एक गुब्बारे को हवा देने के लिए, इतना वॉल्यूम निकला, इतनी सी हवा निकली। अब वो जो बाहर निकली हवा तो वो एक्सपेंड हो गई एकदम से, वॉल्यूम चेंज कर सकता है ना, क्योंकि ये बाहर अंदर सिलेंडर के अंदर तो एकदम प्रेशर के साथ सारे पार्टिकल्स को एक साथ बिल्कुल पास पास रखा हुआ है कंप्रेस करके, तो वो इतने से सिलेंडर से इतनी सारी हवा बाहर निकाल सकता है, यानी इतने सारे गुब्बारे भर सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, वो तो मैं खैर करवाऊंगा सारे क्वेश्चन अभी। तो चलिए ठीक है, अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये कोई एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने गैस को रख दिया। ठीक है, इसके अंदर गैस के पार्टिकल हमने रख दिए, ये सारे गैस के पार्टिकल्स हैं। अब गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो रैंडम मोशन करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, इधर उधर घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, और वो क्या करेंगे कि जो कंटेनर की दीवार है उससे टकराएंगे, बार बार आके कंटेनर की दीवार से टकराएंगे। ठीक है, ये सारे पार्टिकल जब इधर उधर मोशन कर रहे होंगे तो वो जाएंगे और बार बार कंटेनर की दीवार से टकराएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये प्रेशर लगाएंगे कंटेनर की दीवार पर। ठीक है, इसी वजह से आपने देखा होगा कि सिलेंडर कभी कभार ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि सिलेंडर फट भी जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, ये बार बार टकराते हैं कंटेनर की दीवार से, और है ना हिट करते हैं कंटेनर की दीवार को सारे पार्टिकल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोशन में रहते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है इनकी गैस की सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। वो कंपैरिजन मैं अभी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। जिस कंटेनर में गैस को रखा जाता है, गैस उसके वॉल्स पर, उस कंटेनर की दीवारों पर, वॉल्स पर फोर्स एक्सर्ट करती है। इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। तो अगला पॉइंट लिख लो, ठीक है। तो जिस कंटेनर के अंदर इनको रखा जाएगा उसकी वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आपको नोट करना है। तो गैसेस स्टेट भी हमारी खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे कि एक साथ सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को एक बार कंपेयर करेंगे। कुछ छोटे मोटे पॉइंट रह गए होंगे तो वो उसमें आ जाएंगे, और एग्जाम में आता भी है ये सवाल कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को तीनों को कंपेयर करो। तो हम एक टेबल बनाएंगे और कंपेयर करेंगे तीनों को, ठीक है। चलिए, तो हम एक साथ इन तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। एक बार सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। क्या सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स रहता है? हाँ, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड। लिक्विड का वॉल्यूम अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, फिक्स्ड। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता, ठीक है ना। गैस एक्सपेंड करके अपना वॉल्यूम बढ़ा सकती है, कंप्रेस करके घटा सकती है। तो हम इसको लिख देते हैं नॉट फिक्स्ड। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस, चलो इसके लिए एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं एक। ये मैं एक सिरिंज लाया हूं, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे पहले मैं भरता हूं चीनी। चीनी बताओ कैसी है? चीनी है, सॉलिड है ना चीनी। कंप्रेस करके देखते हैं इसको जरा, निकलियो मत भाई नीचे से। चलो कंप्रेस करके देखते हैं इसको। देखो चीनी सॉलिड है, बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो रही। देखो बिल्कुल, बिल्कुल भी तुम देखोगे फोर्स लगा रहा हूं मैं लेकिन कंप्रेस नहीं हो रही। चीनी सॉलिड है, तो कंप्रेसिबिलिटी कैसी है इसकी? क्योंकि सॉलिड है ना चीनी, और भी किसी और इसके अंदर मैं पत्थर डाल दूं, कुछ और डाल दूं, क्या ये कंप्रेस होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल। दूसरा, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं। चलो अब इसके अंदर पानी डाल के देख लेते हैं कितना कंप्रेस होता है। चीनी निकाल देते हैं इसके अंदर से। पा रहा हूँ पानी को थोड़ा सा कंप्रेस कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल
बिल्कुल थोड़ा सा, हल्का सा कंप्रेस कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल, ठीक है ना। सॉलिड को तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर पा रहा हूँ मैं। चलो इसको भी निकाल देते हैं। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी है भाई, सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन गैस से कम है, तो इसको हम इंटरमीडिएट लिख देते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं गैस कितना कंप्रेस होती है। भाई गैस के लिए तो कुछ नहीं है, इसको मैं ऐसे भरूंगा तो गैस खुद ही भर गई, इसके अंदर हवा भर गई ना, इसको खींचते इसके अंदर हवा भर गई। अब मैं आगे अपना अंगूठा लगा लूँगा, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूँगा, देखो तो मैं अच्छा खासा कंप्रेस कर पा रहा हूँ गैस को, देखो अच्छा खासा कंप्रेस कर पा रहा हूँ, दिख रहा है, अच्छा खासा कंप्रेस कर पा रहा हूँ गैस को। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी गैस की हाईएस्ट है। सॉलिड को बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं करा जा सकता, नेग्लिजिबल है, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं हम, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज़्यादा गैस से कम, तो इसलिए इंटरमीडिएट। और गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर पा रहा था मैं, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी हाईएस्ट। अब शेप की बात करें, सॉलिड की शेप फिक्स होती है, हाँ फिक्स्ड। क्या लिक्विड की शेप फिक्स होती है, नहीं, लिक्विड को तो जिस कंटेनर में डालो उसी की शेप ले लेते हैं, नॉट फिक्स्ड। क्या गैस की शेप फिक्स्ड होती है, इसकी तो बिल्कुल भी नहीं, नॉट फिक्स्ड। काइनेटिक एनर्जी, देखो जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा बिल्कुल पास पास जकड़े हुए होते हैं एकदम एक दूसरे से, तभी तो उनको तोड़ना भी मुश्किल होता है। तो जब ये आसपास बिल्कुल जकड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, इसकी कम होगी ना, बेचारे हिल डुल नहीं सकते ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा एक दूसरे के साथ इतने बंधे हुए हैं, तो इसकी सबसे लीस्ट होगी काइनेटिक एनर्जी। इसकी इसके पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं गैस के मुकाबले, थोड़े से दूर दूर होंगे, तो हाँ ये थोड़ा बहुत हिल डुल सकते हैं, है ना, तो ये थोड़ा बहुत मोशन कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी भी हम लिख देते हैं इंटरमीडिएट, बीच की होगी गैस और सॉलिड के मुकाबले। और काइनेटिक एनर्जी गैसियस पार्टिकल की, गैसियस पार्टिकल के तो बीच में बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, बहुत ही ना के बराबर होता है, तो एकदम आसानी से मूव कर सकते हो, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनके पार्टिकल की हाईएस्ट होगी। डिफ्यूजन, देखो सॉलिड आसानी से डिफ्यूज नहीं होता, ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल अपने अंदर घोल सकते हैं किसी चीज को, नहीं, तो डिफ्यूजन इसका लीस्ट है। लिक्विड, हाँ लिक्विड का डिफ्यूजन तो अच्छा है, ठीक है ना, लिक्विड का डिफ्यूजन सबसे मतलब अच्छा है, हमने देखा भी लिक्विड जो है अपने अंदर सॉलिड को भी डिफ्यूज कर सकता है, लिक्विड लिक्विड को भी कर सकता है, लिक्विड गैस को भी कर सकता है, तो इसका जो डिफ्यूजन है उसको हम लिख सकते हैं इंटरमीडिएट। और गैस, गैस तो सबसे आसानी से क्या नाम है, गैस सबसे आसानी से डिफ्यूज हो सकता है। जब गरम गरम खाना बनता है तो खाने के वेपर्स उठते हैं, ठीक है ना, गैसियस फॉर्म में, और वो इतनी आसानी से एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं कि वो पूरे घर में फैल जाते हैं, खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, तो इसका हाईएस्ट होगा डिफ्यूजन रेट। इंटरमोलिकुलर फोर्स, अब सोच बताओ, तुम खुद बताओ, है ना, ये गैस के पार्टिकल हैं इतने दूर दूर, तो सबसे ज़्यादा फोर्स, सबसे ज़्यादा तोड़ना किसको मुश्किल मुश्किल है, सॉलिड को तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, सॉलिड के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो हाईएस्ट है सॉलिड्स के अंदर, इंटरमीडिएट यानी बीच का है लिक्विड्स के अंदर, और लीस्ट सबसे कम है गैसेस के अंदर। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में देखो सबसे ज़्यादा स्पेस किस में है, साफ साफ नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा स्पेस है गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे कम लिक्विड में, लीस्ट, सबसे ज़्यादा गैस में, हाईएस्ट, और इसका इसमें भी इंटरमीडिएट, मतलब लिक्विड तो हर चीज़ में ही बीच का रह जाता है बेचारा, ठीक है। तो ये पूरी टेबल एग्जाम में उतार लो, एग्जाम के लिए आ सकती है, ठीक है। इसमें मैंने सारा मतलब इन तीनों को कंपेयर करके दिखाया, और एग्जाम में सवाल आया था कि मतलब टेबल बनाओ और डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है, वो बताओ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लो। चलो अब आगे चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ठीक है, कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है या नहीं, यानी सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, क्या ये अपनी
जो स्टेट है उसको इंटरचेंज कर सकता है? हाँ, कर सकता है। ठीक है, हमने अपनी डेली लाइफ में देखा, बर्फ़ सॉलिड होता है, वो पिघल जाता है तो वो लिक्विड बन जाता है। फिर अगर लिक्विड पानी है, उसको हमने थोड़ी हीट दे दी, उबाल दिया, तो वो क्या बन जाएगा? वो वेपर्स बन के उड़ जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। तो मैटर की स्टेट चेंज करना तो पॉसिबल है, लेकिन वो स्टेट जो चेंज होगी वो किस तरह होगी? देखो, दो चीज़ों के बदलने से मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। एक तो टेम्परेचर के बदलने से, और दूसरा प्रेशर के बदलने से। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इनको घटा बढ़ाकर, ठीक है ना, टेम्परेचर और प्रेशर को घटा बढ़ाकर हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे चेंज, देख लेते हैं वो ज़रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या क्या होगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर के चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, मान लो कोई सॉलिड है, ठीक है, उसके पार्टिकल ऐसे पास पास है। ठीक है, अब नीचे से हमने क्या करा, इसको टेम्परेचर देना शुरू किया, नीचे हमने लगा दी आग। ठीक है भाई, अब क्या होगा, हमें पता है, अभी पीछे हमने पढ़ा कि जितना ज़्यादा हम हीट देंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम देंगे, उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करने लगेंगे, हिलने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ने लगेगी। लेकिन ये जो हिल रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी जगह से, इनको रोक कौन रहा है? इसको रोक रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का। सॉलिड ने इनको बांध के रख रखा है, लेकिन पार्टिकल क्या कर रहे हैं, हिलते जा रहे हैं, हिलते जा रहे हैं, हिलते जा रहे हैं, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा होगा कि जो हमने हीट दी, जो हीट हमने दी पार्टिकल्स को, वो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगी। समझो इसको ध्यान से, हमने इसको हीट दी, पार्टिकल्स क्या हुए, वाइब्रेट करना शुरू कर दी, वाइब्रेट वाइब्रेट, जोर जोर से हिलना शुरू कर दी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इन पार्टिकल्स की। लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के पार्टिकल्स का, वो बहुत ज्यादा होता है, वो उनको जकड़ा हुआ है, वो हिलने नहीं दे रहा पार्टिकल्स को। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमने हीट दी है इसको, पार्टिकल्स को जो हम हीट दे रहे हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगी। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो टूट जाएगा और पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। जिस फोर्स से बांधा हुआ था सॉलिड ने अपने पार्टिकल्स को, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांधा हुआ था, वो हमने इतनी ज्यादा हीट दी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हमने उसको एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में जो बदल गई हीट। हीट काइनेटिक एनर्जी के रूप में बदली और वो काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, इसका बंधन टूट गया और इसकी क्या हो जाएगी, ये पहले सॉलिड था, अब इसकी स्टेट चेंज हो गई, ये बन जाएगा लिक्विड। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में बदलने लगेगा। कोई भी चीज़, मान लो बर्फ है, बर्फ को हमने आइस, उसको हमने हीट देना शुरू की, हीट देना शुरू की, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। ठीक है ना, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो कम से कम कितना टेम्परेचर देना पड़े किसी सॉलिड को, कम से कम कितना टेम्परेचर देना पड़े कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, पिघलना शुरू हो जाए, एक फिक्स प्रेशर पर, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर हम पे लगाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वो प्रेशर को आपको फिक्स रखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और फिर देखना है कि वो कम से कम टेम्परेचर कितना था। यानी हम टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो कम से कम कितना टेम्परेचर था जब सॉलिड ने पिघलकर लिक्विड बनना शुरू कर दिया। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो मेल्टिंग पॉइंट की। समझ में आई बात? अच्छा, अब सॉलिड को हमने इतनी एनर्जी दी कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया। ठीक है, और क्या हुआ कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अब हमने लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद भी इसको और एनर्जी देना शुरू करी, और हमने आग दी इसको, और हीट दी, जला डाला इसको बिल्कुल। पहले हमने सॉलिड को गर्म किया, वो लिक्विड बन गया, अब लिक्विड को और गर्म करते हैं हम,
अभी हम प्रेशर की बात नहीं कर रहे, प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, प्रेशर नहीं बदल रहा। प्रेशर बदलने की बात हम करेंगे आगे। जब हम टेम्परेचर को बदल रहे हैं तो प्रेशर को नहीं बदलेंगे, जब प्रेशर को बदल रहे हैं तो टेम्परेचर को नहीं बदलेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि इफेक्ट क्या है। अगर हम प्रेशर भी बदलते रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि प्योरली टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आ रहा है। जब हम प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखेंगे, ताकि हम देखेंगे प्योरली प्रेशर का क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल प्रेशर जो है इतना मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है प्रेशर। अच्छा, अब हमने क्या किया कि लिक्विड को गर्म करना शुरू किया। अब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ बंधन है, हालांकि वो सॉलिड से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी बेचारे जो भी है थोड़े बहुत फोर्स से तो एक दूसरे को बांधे हुए ही हैं। अच्छा, अब यहां से इसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगी, पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, यहां से ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं पार्टिकल्स, लेकिन उसको वो लिक्विड का थोड़ा हल्का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले बांधा हुआ है कि चलो, है ना। तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, ये बंधन भी टूट जाएगा और पार्टिकल्स और भी दूर दूर हो जाएंगे, अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देंगे, और भी दूर दूर हो जाएंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है। पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा और गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो हमने देखा कि जो ये है लिक्विड, ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया था, सॉलिड से लिक्विड में बदलना। अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई कि किसी भी सॉलिड, कोई भी सॉलिड स्टेट में है कोई चीज़, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके जो बॉन्ड था वो टूटने लगेगा सॉलिड का और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बावजूद और हम उसको हीट देते जाएं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों की डेफिनेशन ये लिखी हुई। अच्छा, इसका उल्टा करें, अगर हम मान लो गैस है कोई, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम कर दें तो वो क्या आने लगी, वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है, तो खाने में से भाप उठती है बन के, तो ऊपर अगर ढक्कन रखा हुआ हो तो ढक्कन का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है ना, उसके मुकाबले जो भाप बन के उठ रही है, भाप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही भाप को कम टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या बन जाता है, वापस से लिक्विड बन जाता है ना। इसलिए हम देखते हैं कि ढक्कन पे पानी पानी जमा हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कम करने पे इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखो, ये था सॉलिड, इसको जब टेम्परेचर देंगे ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड का और टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। गैस का टेम्परेचर घटा दें तो क्या बन जाएगा, ये लिक्विड। लिक्विड को और ज़्यादा टेम्परेचर घटा दें, जैसे कि हम बर्फ़ जमाते हैं ना, लिक्विड रखते हैं फ्रिज में, टेम्परेचर कम करते हैं तो वो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, जो कि सॉलिड है। तो बस ये बात आपको याद रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और अगर टेम्परेचर घटाना शुरू कर दें तो वही सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, यानी गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। यहाँ पर हमें बस एक छोटी सी चीज़ और पढ़नी है। ठीक है, क्या पढ़नी है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते, जैसे जनरली हमने देखा, क्या देखा, जैसे बर्फ़ था, इसको हमने टेम्परेचर दिया, ये क्या बन गया, पानी बन गया। फिर हमने इसको और टेम्परेचर दिया, ये क्या बन गया, भाप बन गया। यानी पहले ये सॉलिड स्टेट में था, फिर ये लिक्विड स्टेट में आया, फिर ये गैसेस स्टेट में आया। और जनरली ऐसे ही होता है हमारी लाइफ में ना, पहले कोई भी चीज़ सॉलिड होती है, उसको हम आग देते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं तो वो लिक्विड बन जाती है, फिर वो लिक्विड से गैस बन जाती है। जनरली तो ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड होते हैं, मान लो उनको गर्म करेंगे वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आएंगे ही नहीं। जैसे कि कैम्फर, कैम्फर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। या एक सब्सटेंस हो सकता है इसका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसे सब्सटेंस हैं, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, और भी कुछ सब्सटेंस हो सकते हैं जो सॉलिड होते हैं, और इनको जब हम हीट देते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में आए बिना गैसेस स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंस, इनको क्या बोलेंगे हम, ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में आए बिना सीधा सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं सब्लिमेबल, सब्लिमेबल
सब्लिमिएबल सब्सटेंसेस, सब्लिमिएबल सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में आए बिना सीधा सॉलिड स्टेट में गैसेस स्टेट में चले जाते हैं। सब्लिमेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं अब। तो जब कोई सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में चले जाए तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस को सब्लिमिएबल सब्सटेंस। यहाँ पर आप जो है टेम्परेचर की 2 यूनिट पढ़ोगे, एक तो कौन सी, डिग्री सेल्सियस, और दूसरी केल्विन। बस इसका कन्वर्जन देख लो, है ना, छोटी सी बात है। मान लो तुम्हें दे दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस, इसको बदलो केल्विन में, तो तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर 273 ऐड कर देना है बस। अगर तुमने डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 373 केल्विन, है ना। के लिख दो चाहे तो बस। और तुम्हें कहे, कोई कहे केल्विन से डिग्री में करोगे, डिग्री से केल्विन में करना सीख लिया, 100 डिग्री को मान लो केल्विन में करना है तो 273 ऐड कर दो, बन जाएगा। ठीक है, मान लो 200 डिग्री दे दिया तुम्हें कि 200 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे, तो बस 273 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 473 केल्विन। अच्छा, इससे उल्टा आ गया सवाल, अगर केल्विन को डिग्री में करना हुआ तो फॉर एग्जांपल 473 केल्विन है, इसको हमें करना है डिग्री सेल्सियस में, कितना होगा, तो उसका उल्टा कर दो, 273 घटा दो। केल्विन में से अगर 273 घटा दें तो वो डिग्री में चला जाएगा, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है तो 273 ऐड कर दो, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा दो, बस। तो ये देखने से पहले कि प्रेशर का, हमने अभी पढ़ा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा स्टेट ऑफ मैटर पे। अब हमें इससे आगे पढ़ना है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा स्टेट ऑफ मैटर पे। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट का, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, तो हम ऐसे तो हमें कुछ समझ में आता नहीं, इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, चलो। लेटेंट हीट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके लिए हमने एक बर्नर ले लिया है जिससे कि हम गर्म करेंगे, और एक बीकर में हमने कुछ बर्फ़ ले लिया है, और साथ ही हमने ले लिया है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिससे कि हम टेम्परेचर की रीडिंग देखते रहेंगे, है ना। हम देखते रहेंगे कि टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है। अब हम इस बर्फ़ को गर्म करना शुरू करते हैं, लेकिन हम टेम्परेचर पर भी नज़र रखेंगे कि टेम्परेचर में क्या चेंज होगा। तो हमने जब बर्फ़ को हीट देना शुरू की, बर्नर को हमने जलाया, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमें यही लगता है ना कि टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हम नीचे से इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आता। कितनी अजीब बात है कि हम बर्फ़ लिया हमने, उसको हम गर्म कर रहे हैं नीचे से, उसको हीट दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं रीडिंग में टेम्परेचर 0 डिग्री का 0 डिग्री ही है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ लेटेंट हीट की वजह से। जितनी भी हीट हमने बर्फ़ को दी, हमने बर्फ़ को जलाया ना नीचे से, हमने उसको हीट दी, एक एनर्जी दी, वो सारी हीट या वो सारी एनर्जी, क्योंकि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, तो वो सारी हीट या सारी एनर्जी उसने किस चीज़ में खर्च कर दी, टेम्परेचर को बढ़ाने में उसने खर्च नहीं की, उसने खर्च की बर्फ़ को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाने के लिए। सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर उसको लिक्विड स्टेट में लाने के लिए उसने सारी एनर्जी खर्च कर दी। तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल के बीच में जो इंट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ा और उसको लिक्विड स्टेट में ले आया। ये हीट या ये एनर्जी, इसी में उसने सारी एनर्जी खर्च कर दी। तो किसी भी सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाने में कितनी एनर्जी खर्च होगी, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब आप देख सकते हैं कि पूरा बर्फ़ पानी बन चुका है। अब भी हम टेम्परेचर पर नज़र रखते हैं और कॉन्स्टेंटली गर्म करते हैं, तो अब आप देखोगे कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि स्टेट तो चेंज हो चुकी। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड तो बन चुका बर्फ़। अब जो सारी एनर्जी खर्च होगी वो टेम्परेचर को बढ़ाने में खर्च होगी। अब क्योंकि स्टेट चेंज करने में खर्च नहीं करनी एनर्जी। अब जब हमने इसको गर्म किया, पानी 100 डिग्री तक पहुंचा तो वो भाप बनना शुरू हो गया। लेकिन भाप और पानी ये दोनों ही 100 डिग्री पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। हालांकि भाप का जो टेम्परेचर है वो तो 100 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी लेटेंट हीट का ही कॉन्सेप्ट आया। यानी जब पानी 100 डिग्री तक गर्म हो गया, उसके बाद पानी की स्टेट चेंज होने लगी, यानी पानी भाप बनने लगा लिक्विड से, तो उसने सारी एनर्जी अपनी लिक्विड से गैसियस स्टेट में, यानी पानी को भाप बनाने में यूज़ कर ली, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा।
तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री पर बर्फ और पानी दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं और 100 डिग्री पर भी पानी और भाप दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, ठीक है, जो भी हमने समझा अभी तक एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, ये कोई चीज़ सॉलिड थी, ठीक है, ये बर्फ था, मान लो बर्फ सॉलिड होता है ना, आइस, ठीक है भाई, बर्फ था। इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, ऐसा बना लेता हूँ, ये था बर्फ, हमारा बर्फ की एक आइस क्यूब थी, ठीक है भाई। अब तुम मुझे बताओ कि जो आइस है वो कितने डिग्री पर जमता है? वो जमता है 0 डिग्री पर, ठीक है, ये बात तो पता ही होगी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो बर्फ बन जाता है। अच्छा, अब मान लो क्या हुआ कि हमने इसको थोड़ा सा हीट देना शुरू कर दी, या फ्रिज में से बाहर निकाल लिया। फ्रिज में तो तुम्हें पता है कि 0 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो इस वजह से बर्फ बनी रहती है। जैसे ही हम बाहर निकालते हैं वो पिघलना शुरू हो जाती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, 25-30 डिग्री है। तो अब ये बर्फ जब बाहर आएगी तो ये धीरे धीरे क्या होगी, ये पिघलना शुरू होगी, इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ये पिघलना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये पानी बहने लगा। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर, तो पानी का तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ना भाई, वो तभी तो पिघल रही है। ये 0 डिग्री है तो ये कम से कम 10-20 डिग्री पे तो हो पानी। नहीं समझ में आई बात? अरे ये 0 डिग्री पे था तो पानी का टेम्परेचर तो इससे ज़्यादा ही होगा ना, पानी बर्फ से तो गर्म ही होगा ना थोड़ा सा, समझ रहे हो बात को? तो इसका टेम्परेचर कुछ 10-20 डिग्री होगा, हम ही सोच रहे थे, लेकिन पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री ही था। ये अजीब बात नहीं है? मतलब जब ये अपनी स्टेट चेंज कर रहा था, सॉलिड से लिक्विड में आ रहा था, तो इसने अपने टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं लाया। ये सॉलिड में 0 डिग्री पर सॉलिड था तो 0 डिग्री पर ही पिघलना शुरू हो गया, यानी जो पिघला हुआ पानी था इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री ही था। अब ये कैसे पॉसिबल है? यानी स्टेट चेंज करते हुए इसके टेम्परेचर में कुछ भी फर्क नहीं आया। भाई पानी तो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ना बर्फ के मुकाबले। तो ऐसा इसलिए था कि जितनी भी हीट इसने अपने आसपास से ली, अपने एटमॉस्फेयर से जितनी भी हीट इसने ली, तो उसको इसने इस्तेमाल कर दिया। किस चीज़ में यूज़ कर लिया इसने? सारी हीट जो इसने अपने आसपास से ली पिघलने के लिए, उस हीट को इसने, सारी हीट को इसने इस्तेमाल कर लिया किस में? अपनी स्टेट चेंज करने में, टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं। यानी सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है बहुत ज़्यादा, उस फोर्स को तोड़ने के लिए उसने सारी हीट, सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया जो उसने एटमॉस्फेयर से ली थी। अपने जो गर्मी इसने अपने एटमॉस्फेयर से ली थी, उस गर्मी का, उस एनर्जी का यूज़ इसने टेम्परेचर को बढ़ाने में नहीं किया, बल्कि अपने अंदर के बॉन्ड तोड़कर, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करके, वो सारी जो एनर्जी थी इसने यूज़ कर ली अपनी स्टेट चेंज करने में। बात समझ में आई? तो जितनी भी एनर्जी, इसलिए इसको हम मतलब ये जो है लेटेंट हीट को हम इसलिए हिडन एनर्जी भी बोलते हैं। हिडन, छुपी भी होती है, ये दिखाई नहीं देती, हिडन एनर्जी होती है, ठीक है ना। लेटेंट का मतलब ये होता है हिडन। तो लेटेंट शो बंद हो गया। तो समझो ध्यान से कि बर्फ का टेम्परेचर जो था वही पानी का टेम्परेचर होगा जब वो पिघल रहा होगा, अपनी स्टेट चेंज कर रहा होगा, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी स्टेट चेंज करने में लगा दी। वो बंधन जो था सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, उस बंधन को तोड़ने में सारी एनर्जी लगा दी ताकि वो लिक्विड बन सके। हाँ, अगर ये सारा बर्फ लिक्विड बन गया, उसके बाद भी इसको हीट मिलती रही, उसके बाद भी अपने एटमॉस्फेयर से हीट लेता रहा, या हमने गर्म कर दिया, हमने दे दी अपनी तरफ से इसको हीट, फिर जाके इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे पहले नहीं बढ़ेगा। यानी बर्फ का टेम्परेचर भी 0 डिग्री और पिघले हुए पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री शुरुआत में, बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा जब भी पूरा बर्फ पानी बन चुका होगा। उसके बावजूद भी, क्योंकि स्टेट तो चेंज हो चुकी है, अब स्टेट चेंज होने में तो और एनर्जी की यूज नहीं करना। अब जो टेम्परेचर हम इसको देंगे, अब उस टेम्परेचर को, अपने टेम्परेचर, उस हीट को जो हम देंगे, अब उसको टेम्परेचर को बढ़ाने में इस्तेमाल करेगा। देखो, पहले हमने इसको टेम्परेचर दिया, बर्फ को टेम्परेचर दिया, इसने सारा टेम्परेचर कहाँ यूज़ कर लिया? स्टेट चेंज करने में। ये समझ लो बात ध्यान से, क्योंकि बच्चों के समझ में आती नहीं। अगर समझ में आ गई तो स्किप कर दो, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो समझो इसको ध्यान से एक बार। तो शुरू में जो हमने टेम्परेचर दिया, इसने उसको टेम्परेचर, शुरू में जो हमने इसको हीट दी, हीट एनर्जी लिख लेता हूँ, हीट जो दी हमने इसको, या एनर्जी जो दी हमने इसको, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो एनर्जी या हीट जो हमने दी बर्फ को, वो उसने सारी एनर्जी यूज़ कर ली स्टेट चेंज करने में, टेम्परेचर को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं की इसने। यानी इसलिए पिघला हुआ पानी का और बर्फ का टेम्परेचर सेम था।
लेकिन जब एक बार स्टेट चेंज हो गई, वो पूरा पानी बन गया, उसके बाद भी तुम हीट देते जा रहे हो, फिर अब वो दी गई हीट को या दी गई एनर्जी को किस में इस्तेमाल करेगा? अब वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में इस्तेमाल कर लेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अब ये पानी है, मान लो पानी बॉयल कितने डिग्री पे होता है? 100 डिग्री पे बॉयल होता है पानी, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या बनने लगेगा? भाप बनने लगेगा, ये भाप बनने लगेगा ऐसे। तो इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री है जब ये उबल रहा है, तो भाप का टेम्परेचर तो ज्यादा होना चाहिए ना, लेकिन भाप का टेम्परेचर भी 100 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि पानी ने अपनी सारी एनर्जी को कहाँ यूज कर लिया? स्टेट चेंज करने में, यानी लिक्विड से गैस बनने में। टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं किया इसने उस एनर्जी को। हाँ, जब पानी भाप बन गया है ना, एक बंद क्लोज सिस्टम में, फिर भी तुम उसको गर्म कर जा रहे हो, गर्म करे जा रहे हो, फिर भाप का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो पानी बन गया, इसका टेम्परेचर तो 0 डिग्री है और बर्फ का भी टेम्परेचर 0 डिग्री है, लेकिन जो एनर्जी होगी वो लिक्विड के पार्टिकल्स में ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी और एनर्जी भी ऐड हो गई ना, जो हम इसको दे रहे हैं। वो एनर्जी भले ही टेम्परेचर बढ़ाने में यूज़ नहीं की इसने, लेकिन इसके अंदर वो एनर्जी तो एक्स्ट्रा है ना जो हमने इसको दी है। इसी तरह पानी के जो उबलता हुआ पानी है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी, या जो भाप बन गया पानी इसके अंदर, तो दोनों का टेम्परेचर तो बराबर रहेगा, क्योंकि वो सारी एनर्जी को स्टेट चेंज करने में यूज़ कर रहा है पानी, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में। लेकिन उसको जो हमने एनर्जी दी है, इसको हमने एनर्जी दी है पानी को, तो एनर्जी, तो वो भाप बन के उड़ गया पानी, तो भाप वाले पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होगी। इसी वजह से सवाल आता है कि जो उबलता हुआ पानी है तुम उसमें हाथ डाल दो और भाप के अंदर हाथ डाल दो, कौन ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा तुम्हें? तो ज़्यादा नुकसान तुम्हें भाप पहुंचाएगी। भाप से तुम्हारा हाथ, यानी जो वेपर्स हैं, गैसियस फॉर्म में जब बदल गया पानी, उससे तुम्हारा हाथ ज़्यादा जलेगा। क्यों? क्योंकि गैसियस फॉर्म में जब पानी चला गया, पानी के वेपर्स में, उसमें ज़्यादा एनर्जी है उसके पार्टिकल्स में, है ना, यानी लेटेंट एनर्जी भी उसके अंदर ऐड हो गई अब। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बस अब यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दूँ। और दोबारा समझ लो। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का मतलब वेपर में बदलना, पानी को, लिक्विड को वेपर में बदलना, गैसियस फॉर्म में बदलना, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। तो उसमें लगने वाली लेटेंट हीट, इसका क्या मतलब हुआ कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 किलो लिक्विड को गैस में बदलने पर। ठीक है, लेटेंट हीट का काम क्या है? लेटेंट हीट का काम है क्या? लेटेंट हीट का काम है स्टेट चेंज करना। ठीक है ना, बर्फ से जब वो पानी बना, ठीक है, तो उसने अपनी जो एनर्जी सारी स्टेट चेंज करने में लगाई, उसी को तो लेटेंट हीट बोलते हैं हम। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी? वेपराइजेशन का मतलब है लिक्विड से गैस बनना। तो उसने जितनी एनर्जी यूज करी अपनी स्टेट चेंज करने में, लिक्विड से गैसेस स्टेट में आने में, ठीक है, उसके बाद जो एनर्जी दोगे वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज करेगा। तो जितनी एनर्जी टेम्परेचर बढ़ने से पहले, जितनी एनर्जी लिक्विड ने गैस बनने में की, जितनी एनर्जी उसको चाहिए अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आने के लिए, अपने उस बंधन को तोड़ने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच, उसको तोड़ने के लिए, गैसियस फॉर्म में आने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलेंगे क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो एक बार समझ लो, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी हीट चाहिए 1 किलो लिक्विड को गैस में बदलने पर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी फिक्स कर दिया हमने प्रेशर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा जितना एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगा था, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी पानी के बॉइलिंग पॉइंट पर। 100 डिग्री होता है ना पानी का बॉइलिंग पॉइंट, तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड से गैस में जाने पर कितनी एनर्जी चाहिए? सिर्फ स्टेट चेंज करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं। चलो, मैंने बार बार समझा दी है कि बात, आई होप समझ में आ गए होगे। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझ में आ गया। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ, दूसरी है, ये एग्जाम में आ जाती है डेफिनेशन, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना और याद कर लेना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको नोटबुक में उतार लो अपनी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ लो, इसकी मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। वो लिख लेना, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। फ्यूजन का क्या मतलब होता है? फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उस स्टेट को चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं, ठीक है ना। सिर्फ ये बताओ
कि कितनी एनर्जी चाहिए, सॉलिड में थी बर्फ था सॉलिड, उसको लिक्विड में जाने के लिए, लिक्विड बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट चाहिए टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए। वही एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा कि 0 डिग्री पर बर्फ जमी हुई थी और 0 डिग्री पर ही पानी बहने लगा। इस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा नहीं हुआ। सारी बात समझाई दी है, ठीक है ना। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लिख लेना। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको समझ लो ध्यान से, ठीक है। ये बच्चों के जनरली इसको इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया। और ये डेफिनेशन याद कर लेना। तो अब हमने देख लिया कि टेम्परेचर के बदलने से क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर के बदलने से क्या क्या होगा वो देखते हैं अब हम, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी चीज़ एक्सपैंड होती है, फैलती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो चीज़ें फैलती हैं, है ना। थिंग्स आर टेंड्स टू एक्सपैंड। अब प्रेशर लगाने से क्या होगा, मान लो ये कोई गैसियस स्टेट में है, कोई भी चीज़ है जो गैसियस स्टेट में है फिलहाल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रेशर लगा रहा हूँ, इसको दबा रहा हूँ ऐसे करके, है ना। दबा रहा हूँ तो क्या होगा, प्रेशर लगाने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ने पर ये पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। तो ये मान लो गैसियस स्टेट में था, तो इसको और दबाया पार्टिकल्स को, तो ये क्या बन जाएंगे, ये लिक्विड बन जाएंगे, ठीक है ना। इसको और दबाएं तो ये सॉलिड बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह गैस को लिक्विफाई भी किया जाता है एक्चुअली में, ठीक है। जो सीएनजी गैस वगैरह भरती है, ठीक है, आपने देखा होगा कार में जो सीएनजी गैस भरती है, अगर हम उसको गैसियस फॉर्म में भरें तो तुम्हें पता है कि गैस का जो गैस जो है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होती है, गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो तो बहुत थोड़ी सी गैस आ पाएगी। अगर हम गैसियस फॉर्म में भरें तो क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करके, लिक्विफाई करके गैस को फिर भरा जाता है सिलेंडर्स में, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं हम। इसी को बोलते हैं हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं अगर हम प्रेशर बढ़ा दें। गैस थी, प्रेशर बढ़ाया, लिक्विड बन गया, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं, आप ये बताओ मुझे कि गैस से अगर मुझे लिक्विड बनाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना सही रहेगा या घटाना। भाई टेम्परेचर बढ़ाने से दूर जाती हैं चीज़ें, हमें लानी है पास, तो टेम्परेचर को घटाओ और प्रेशर को क्या करें, प्रेशर को बढ़ाओ। टेम्परेचर को घटाओ और प्रेशर को बढ़ाओ टेम्परेचर को घटाओ और प्रेशर को बढ़ाओ, तो क्या होगी, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो गैस को लिक्विफाई अगर करना है तो फेवरेबल कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाओ और प्रेशर, टेम्परेचर घटाओ और प्रेशर बढ़ाओ, ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर चेंज होने पर, क्या इफेक्ट होता है प्रेशर चेंज होने पर, ठीक है। बस एक दो चीज़ें और पढ़ानी है इसमें, फिर हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आपने कभी ड्राई आइस का नाम सुना है, ड्राई आइस, जो हम घर में जमाते हैं फ्रिज के अंदर, वो ड्राई आइस नहीं होती, ठीक है ना। ड्राई आइस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2, ठीक है। ये गैस है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हमने इतना प्रेशर दिया, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं और टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं। तो गैस क्या होती है, लिक्विफाई होती है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर, घटाने पर और प्रेशर बढ़ाने पर। प्रेशर बढ़ाएंगे, पार्टिकल पास पास आएंगे, और टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस क्या होंगी, ये इसके पार्टिकल ऐसे पास पास आ जाएंगे, तो गैस क्या हो जाएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब और इसको प्रेशर दिया और हमने टेम्परेचर घटाया, तो फाइनली क्या होगा कि सॉलिड में भी बन जाएगी, ठीक है ना। ये बन गई सॉलिड बन गई। तो ये जो होती है ड्राई आइस, ये क्या होती है, CO2 को हमने प्रेशर देकर, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया और टेम्परेचर को बहुत घटाया, तो वो क्या बन गई, वो हमारी बन गई ड्राई आइस। यानी CO2 को, गैस को हमने जमा दिया, ठीक है ना, इसको हमने जमा दिया CO2 को, इसी को बोलते हैं हम ड्राई आइस, ठीक है। चलो एक छोटी सी चीज़ और, फिर हम आगे चलते हैं। तो इस टॉपिक को हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। एक आखिरी चीज़, ठीक है,
क्योंकि मैं एक एक लाइन कवर कर रहा हूँ तो मैं कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकता। बस एक आखिरी चीज़ आपको पढ़ा देता हूँ, सॉलिड, लिक्विड, यहाँ पर है गैस। ठीक है, कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, और कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड बने तो उसको बोलते हैं हम सॉलिडिफिकेशन। ये शॉर्ट में याद रखना सारी चीज़ें। कोई चीज़ सॉलिड से गैस बन जाए डायरेक्ट, हमें पता था ना इसको, तो ये तो मैंने पढ़ा है, ये क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। कोई चीज़ गैस से सॉलिड बने, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिपोजिशन। कोई चीज़ लिक्विड से गैस बने तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। कोई चीज़ गैस से लिक्विड बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं फाइनली अगले टॉपिक पर। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है इवेपोरेशन। ठीक है, काफ़ी समझने वाला टॉपिक है ये भी, ध्यान से समझना इस टॉपिक को भी। मान लो मेरे पास है पानी, एक बर्तन में मेरे पास है पानी है, और इसको मैं गर्म करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, वेपराइज हो जाएगा। किस टेम्परेचर पे, पानी गैस में किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस ना, है कि नहीं। पानी गैस में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जब हम इसको बॉईल करते हैं, जब हम इसको बॉइलिंग करते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर अचीव होता है, पानी भाप में बनना शुरू। अच्छा, अब आप देखो, जब हम कपड़े सुखाते हैं छत पर, अपनी छत पे जब कपड़े सुखाते हैं हम, तो गीले होते हैं कपड़े, कपड़ों में पानी होता है, और हम सुखाते हैं कपड़े, और हम जब देखते हैं अगले दिन तो कपड़े पूरी तरह सूख चुके होते हैं। वो पानी कहाँ गया, सारा भाप में बन गया ना, भाप में कन्वर्ट हो गया। तेज़ धूप आ रही होती है तो उसमें जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, तो जब हम कपड़े सुखाते हैं तो पानी सारा कपड़ों का भाप में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, तो वो भी 100 डिग्री पे होना चाहिए फिर, लेकिन ये कपड़ों का आपने देखा कभी 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच सकता है। पिछले साल मुझे याद है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी कि एसी के जो आउटर थे वो फटने लगे थे। ठीक है ना, एसी काम नहीं कर रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, लेकिन तब भी टेम्परेचर कितना पहुंचा था मैक्सिमम, आई थिंक 53 डिग्री के आसपास पहुंचा था दिल्ली में टेम्परेचर, और 53 डिग्री पहुंचने पे ही हालत ख़राब हो गई थी हमारी। तो 53 डिग्री भी मैक्सिमम पहुंच रहा है ना, हम कह रहे थे कि हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक गया है दिल्ली का ये। तो 53 डिग्री पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया कि हम सहन नहीं कर पा रहे, और ये हाईएस्ट टेम्परेचर था। तो इसमें हमारा टेम्परेचर नॉर्मली कितना रहता है, 30 डिग्री के आसपास, 25 डिग्री, है ना, 35 डिग्री, बस इसी के आसपास रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री हो जाएगा नॉर्मल। तो ये इतने कम टेम्परेचर पर पानी कैसे सूख रहा है, पानी इवेपोरेट कैसे हो रहा है, पानी लिक्विड है वो भाप में कैसे बदल रहा है, वेपराइज कैसे हो रहा है, जबकि पानी तो 100 डिग्री पे बॉयल होता है। इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो, ये मान लो पानी के पार्टिकल्स हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ ठीक है, ये पानी के पार्टिकल्स हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझना। ये किसी एक बर्तन के अंदर रखे हुए हैं। अब एक हमने शुरुआत में पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक थी क्या, एक कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बांधे रखते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर। अब ये जो पार्टिकल है ये इसको बांधेगा, इधर से ये इसको बांधेगा, है ना,
ये भी इसको कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसके बीच में। अच्छा, इस पार्टिकल को ऊपर वाले पार्टिकल भी बांध रहे हैं, ठीक है ना, ये पार्टिकल्स आपस में बांध रहे हैं। बीच में देखो, बीच का कोई पार्टिकल ले लेता हूँ मैं, इसके ऊपर ये भी इसको बांधे हुए है, ये भी इसको बांधे हुए है, ये भी इसको बांधे हुए है, ये भी इसको बांधे हुए है। यानी बीच में तुम किसी भी पार्टिकल को देखोगे, ऊपर वाले पार्टिकल, नीचे वाले पार्टिकल, साइड लेफ्ट वाले पार्टिकल, राइट वाले पार्टिकल, ये सब आपस में जकड़े हुए होंगे इसको, हर किसी को। ये वाला पार्टिकल देखो, ऊपर वाला पार्टिकल इसको बांधे हुए है, नीचे वाला पार्टिकल इसको बांधे हुए है, इधर वाला पार्टिकल इसको बांधे हुए है, इधर वाला पार्टिकल, यानी जो बीच में जो भी पार्टिकल होगा उसको चारों तरफ से बांधे हुए हैं सारे पार्टिकल्स। अच्छा, लेकिन तुम ऊपर वाली लेयर देखोगे तो नीचे वाले पार्टिकल तो इसको खींच रहे हैं, ठीक है, नीचे वाले तो अपनी तरफ खींच रहे हैं इसको, नीचे वाले ऐसे बांधे हुए हैं इसको, ऊपर से अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं है जिसको खींचे। ध्यान से समझो, ये बीच का जो पार्टिकल था इसके लेफ्ट में भी, राइट में भी, नीचे भी, ऊपर भी, सब तरफ से घिरा हुआ था। लेकिन ऊपर वाले पार्टिकल देखो तो वो नीचे की तरफ से तो थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऊपर कोई नहीं है इसको रोकने वाला, इसको अपने साथ जकड़ने वाला कोई नहीं है ऊपर की तरफ। तो जो ऊपर वाली लेयर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बंधन जिसमें ये बंधा हुआ है, उसको तोड़ना बाकी पार्टिकल्स के मुकाबले थोड़ा आसान है। समझ में आ रही है ना? बीच में जो भी पार्टिकल होगा वो चारों तरफ से बंधा हुआ होगा, ये सिर्फ क्या है, नीचे की तरफ से बंधा हुआ है, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है इसको बांधने वाला। सबसे ऊपर की लेयर जो है पानी की या किसी भी लिक्विड की, तो क्या होगा, टेम्परेचर जब हम इसको देंगे तो 100 डिग्री से कम पर ही ये क्या होगी, ये पूरी लेयर यहां से इवेपोरेट, गायब, ये पूरी लेयर गायब, ये भाप में बदल गई पूरी लेयर। या तो हवा आ जाए बहुत तेज, हवा इसके साथ अपने साथ सबसे ऊपर वाली लेयर को उड़ा के ले जाएगी, या टेम्परेचर जो कि 100 डिग्री से भी कम। 100 डिग्री से कम क्यों चाहिए? क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर है पानी की, वो चारों तरफ से नहीं बंधी हुई, बीच में कोई भी पार्टिकल होगा वो देखो ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, सब जगह से बंधा हुआ है। ऊपर वाली लेयर जो है वो थोड़ी सी फ्री है, थोड़ी सी एज कंपेयर टू नीचे वाले पार्टिकल्स के। अच्छा, ऊपर वाली लेयर उड़ गई, अब ये जो इससे नीचे वाली लेयर थी इसके ऊपर कोई नहीं, अब तो इसको आसानी से उड़ाया जा सकता है, आसानी से भाप बनाया जा सकता है, तो ये भी उड़ जाएगी। फिर ये वाली लेयर सबसे ऊपर आ गई, फिर ये उड़ जाएगी। ऐसे करते करते सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेशन जो है वो लेयर बाय लेयर होता है हमेशा। सबसे ऊपर वाली लेयर जो है पानी की, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी पार्टिकल्स के मुकाबले जो नीचे हैं थोड़ा सा कम है, तो उसको भाप बनाना, उसको अपने बंधन से निकालना, जिस बंधन से वो बंधा हुआ है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो जुड़ा हुआ है बाकी पानी के पार्टिकल्स के साथ, थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू बाकी पार्टिकल्स, उसको निकालना आसान है। तो इस वजह से ये जो इवेपोरेशन होता है ये हमेशा लेयर बाय लेयर बाय लेयर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन एक लेयर फिनोमिना है, लेयर फिनोमिना। जबकि ये जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग तुम्हें पता है कि पूरे पानी की एक साथ होती है, पूरा पानी एक साथ उबलने लगता है और पूरा पानी एक साथ भाप बन के उड़ने लगता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि पहले ऊपर वाली लेयर, नहीं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर हम ज़्यादा दे रहे हैं ना, 100 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं। बॉइलिंग इसलिए हम बोलते हैं कि बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना मतलब, बल्क का मतलब एक साथ, पूरा पानी एक साथ इवेपोरेट हो रहा है। जबकि यहां पर इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, लेयर बाय लेयर बाय लेयर इवेपोरेट होता है। और लेयर बाय लेयर क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा बाकी पार्टिकल्स के मुकाबले थोड़ा कम है। इस वजह से क्या हो रहा है कि एक लेयर उड़ गई, फिर वो इससे नीचे वाली लेयर जो है वो सबसे ऊपर आ गई, वो उड़ गई। जो समुद्र का पानी है, ओशन का पानी, वो भी इसी तरह इवेपोरेट होता है। समुद्र का पानी देखो ऊपर की लेयर में थोड़ा सा गर्म होगा, नीचे जाते 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 बहुत ठंडा होगा वो पानी, ठीक है ना। तो इस तरह हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए पानी को क्या करने के लिए, बॉयल करने के लिए, पानी को इवेपोरेट यानी पानी को भाप बनाने के लिए। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही, 100 डिग्री से कम में ही हम पानी को इवेपोरेट कर पाएंगे। उसका रीज़न समझ में आ गया क्या है? तो ये इसका रीज़न है। अब इसके हम क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसको आप कुछ नोट करना चाहे तो कर लो, वरना फिर मैं इसको इरेज कर दूँ। तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। वेपर्स मतलब गैसियस फॉर्म में आना, वेपर्स एट एनी टेम्परेचर,
किसी भी टेम्परेचर पे ये पानी से भाप बन जाए, पानी से वेपर बन जाए, लेकिन वो टेम्परेचर किससे कम हो? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे ही अगर कोई पानी इवेपोरेट हो रहा है, अगर बॉइलिंग पॉइंट पे पानी इवेपोरेट हो रहा है तो फिर वो इवेपोरेशन कहाँ हुआ? ठीक है ना, फिर तो वो बॉइलिंग हुई, है ना। इवेपोरेशन का मतलब ही ये है कि पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पर इवेपोरेट होना शुरू। पानी, दोबारा समझ लो, एक बार रिपीट कर देता हूँ, पानी का भाप बनना या वेपर्स बनना अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पर, यानी 100 डिग्री से कम पर किसी भी टेम्परेचर पर वो पानी से भाप बन जाए, बस इतना है। अच्छा, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन? देखो, सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया आप बढ़ाओगे, ठीक है, कपड़े हम जब भी सुखाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम फैला के सुखाते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना बढ़ जाएगा। एग्जाम में आप लिख देना कि व्हेन वी इंक्रीज सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ है? दूसरा है टेम्परेचर। देखो भाई, टेम्परेचर का तो सीधा सीधा ही है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जिस दिन धूप तेज़ निकली हुई होती है उस दिन जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, है ना, लेकिन सूखते हुए बॉइलिंग पॉइंट से कम पर ही हैं। तीसरी चीज़ क्या है भाई? ह्यूमिडिटी, यानी नमी। भाई देखो, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, नमी जितनी ज़्यादा होगी एनवायरनमेंट में, ठीक है, उतने देर में सूखते हैं कपड़े। हमें पता है जब बारिश का मौसम होता है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कपड़े क्या होते हैं, वो थोड़ी देर में सूखते हैं ना कपड़े। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? घट जाएगा उतना। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, इसको आप एक एक लाइन में लिख सकते हो डेफिनेशन की तरह। चौथा क्या है? चौथा है विंड स्पीड, हवा। तो देखो, हवा जितनी तेज़ चलेगी वो उतनी आसानी से सबसे ऊपर वाली लेयर, पानी की सबसे ऊपर वाली लेयर को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, ठीक है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देगी। तो विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलिए, एक इसमें एक छोटी सी बात और बतानी है, फिर हम ख़त्म करते हैं। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये क्या बात है, ये समझते हैं। इवेपोरेशन से जो है कूलिंग होती है, समझो इस बात को। कभी आपने सैनिटाइज़र लगाया होगा हाथ में, है ना, कोरोना काल में यूज़ किया होगा सैनिटाइज़र। तो सैनिटाइज़र जब हम हाथ पे लगाते हैं तो हाथ में एकदम ठंडा ठंडा फील होता है ना, एकदम ठंडा ठंडा। या नेल पॉलिश रिमूवर आता है, एसीटोन आता है ना, आई थिंक एसीटोन, हाँ। तो उसको जब हम हाथ पे लगाते हैं तो वो एकदम ठंडा ठंडा फील होता है हमें हाथ पे। क्यों? क्योंकि देखो, ये आपका हाथ है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा, अब आई थिंक इसकी ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे समझ लेते हैं। मैंने अपने हाथ पर लगाया एसिड, यहाँ पर कोई भी नेल पॉलिश रिमूवर या सैनिटाइज़र वो लगाया। अब वो सैनिटाइज़र या नेल पॉलिश रिमूवर वो क्या है? वो लिक्विड है। अब मैंने उसको अपने हाथ पे लगाया, वो क्या करेगा? मेरे हाथ की हीट लेगा, मेरे हाथ में कुछ ना कुछ हीट है ना, वो मेरे हाथ की हीट लेगा और उसको लेके लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपने हाथ पे कोई भी ऐसा सब्सटेंस लगाया जैसे कि सैनिटाइज़र, ठीक है, सैनिटाइज़र लगाया या अल्कोहल लगाई या एसीटोन लगाया, नेल पॉलिश रिमूवर, तो वो मेरे हाथ की हीट लेके इवेपोरेट हो जाएगा। अब जब मेरे हाथ की हीट उसने ले ली तो मेरा हाथ कैसा हो गया? ठंडा, है कि नहीं? जब मेरे हाथ की हीट उसने निकाल ली तो वो क्या हो जाएगा? ठंडा। इसी तरह पहले के टाइम पे जब छत पे सोते थे हम और गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी तो हम क्या करते थे? छत पे थोड़ा सा पहले पानी छिड़क लिया करते थे। तो उससे क्या होता था कि जो छत गर्म हो गई है, वो जब उस पर पानी छिड़का
तो पानी उस छत की हीट को लेकर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो जब छत की हीट उसने ले ली तो क्या होगा, वो ठंडी हो गई ना छत, तो थोड़ी सी ठंडी हो जाती थी छत। जो पूरे दिन जो छत धूप में तपती थी और पूरी गर्म हो जाती थी, तो उस पर जब हम पानी का छिड़काव करते थे, वो पानी क्या करता था, थोड़ा सा उसके अंदर से मतलब छत की हीट लेता था और इवेपोरेट हो जाता था, तो छत थोड़ी ठंडी हो गई। इसी तरह गर्मियों में हम जो है कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और ये सवाल भी आता है कि हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। देखो कॉटन क्या करता है, गर्मियों में पसीना आता है, और गर्मियों में जब हमें पसीना आता है तो वो कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, तो हमारा पसीना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब वो पसीना एब्जॉर्ब कर लेंगे, मान लो ये शर्ट मेरी कॉटन की है मान लो, तो मुझे अगर पसीना आएगा तो वो शर्ट सारी सोख लेगी मेरा पसीना, और जब शर्ट ने सारा पसीना सोख लिया तो मेरा जो पसीना है, ठीक है, जो गीली हो गई शर्ट मेरी, वो एटमॉस्फेयर के लिए एक्सपोज हो गई। मेरी जो शर्ट हो गई थोड़ी सी गीली, वो क्या करेगी, थोड़ी सी हीट लेगी, और हीट लेके इवेपोरेट हो जाएगा पसीना, और मुझे यहाँ ठंडक फील होगी। ठीक है, इसलिए हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। ठंड समझ में आ गया होगा। इसके बारे में भी हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है, उसको आप नोट्स में डाल लेना। ठीक है, तो इसकी भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इस बारे में। ठीक है भाई, तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से ठंडक होती है, कूलिंग होती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होंगे वो हवा में एस्केप हो जाएंगे या इवेपोरेट हो जाएंगे। क्यों, कैसे होंगे इवेपोरेट? दे टेक अवे द हीट एनर्जी फ्रॉम द सरफेस, किसी भी सरफेस से वो हीट एनर्जी लेंगे और उस एनर्जी की हेल्प से वो इवेपोरेट हो जाएंगे, यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो सरफेस था उसका टेम्परेचर लोअर कर देंगे, कम कर देंगे। तो इस तरह इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। ठीक है, सोचा तो मैंने ये था कि साथ साथ में क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा, लेकिन उससे एक तो बहुत मतलब मैसी हो जाती वीडियो और बहुत लंबी हो जाती। ठीक है, तो इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक ऑल दिस, सारी एनिमेशन और सारे एक्सपेरिमेंट और ये सब। खैर, तो आपको कैसी लगी वीडियो, और अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए तो वो बताओ। तो बस ठीक है, अगर आप मुझे वीडियो अच्छी लगी मुझे तो कमेंट में बताओ, और सब्सक्राइब लाइक वगैरह जो भी है वो कर दो। ठीक है, मिलते हैं। अब हम एक ऐसा करेंगे कि एक इसके सारे क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है, इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, अगली वीडियो सारे इसके क्वेश्चन आंसर के आने वाली है, और उसमें कुछ प्रीवियस ईयर ये सब कर देंगे। तो ये 2 वीडियो अगर आपने देख ली तो आप यू आर एग्ज़ाम रेडी। ठीक है ना, इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। तो ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं।